अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं ऑनलाइन में, मुझे एक बार कंफर्म करना। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार मुझे बताना। स्टार्टेड ना रिकॉर्डिंग? यस सर। ओके सर। अच्छा देखो, सबको फिर से गुड गुड मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली नेशनल इनकम पे हम लोग केन्शियन थ्योरी पढ़ रहे थे ना, है ना। कल वही चीज स्टार्ट किए थे। ये नेशनल इनकम का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसपे नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड करके हमारे देश में या कोई भी कंट्री में किस तरह से उसका कंजम्पशन सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करके इकोनॉमिक सिचुएशंस में एक इक्विलिब्रियम में पहुंचा जा सकता है। माने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि कितना जरूरत है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो वो पूरा चीज डिपेंड करता है कि कितना लोग है उस एरिया में, कितना लोगों का चाहत है, नीड क्या है। ये सभी चीज को दिमाग में रखते हुए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सॉल्यूशंस ढूंढना। जैसे अगर आपको कल का क्लास याद है तो मैं जो बताया था आप लोगों को, उसमें ये था कि ये जो केन्स है, J.M. केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स, इन्होंने नेशनल इनकम थ्योरी के ऊपर अपना जो रिसर्च दुनिया के सामने रखा था अराउंड 1930s के आसपास, 1930 के आसपास, जिस टाइम पे पूरा दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में फंसा हुआ था। और वार के बीच में फंसा हुआ था इन द सेंस, तब वार तब नहीं चल रहा था, वार तब थमा हुआ था, लेकिन एक वार फिर से आ सकता है और एक वार खत्म हुआ है। तो पहला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी तक इकोनॉमी उभर नहीं पाया, है ना, माने निकल नहीं पाया। ऊपर से अपकमिंग एक वार फिर से पनप रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में इकोनॉमिक डिप्रेशन तो होना तय है ना। आर्थिक परिस्थिति खराब होगा, बिगड़ेगा, इवन डिप्रेस्ड हालत में चला जाएगा। तो ये जो J.M. केन साहब है, ये जो इकोनॉमिस्ट है, फेमस पर्सन, इनको दुनिया ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑन द टाइम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के पास, किसी के पास भी ऐसा कोई भी थ्योरी या मॉडल नहीं था जिसको फॉलो करके इकोनॉमिक सॉल्यूशंस लाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में इनका ये थ्योरी या इनका ये मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल जो जो इन्होंने डेवलप किया, ये चरणामृत की तरह काम किया। मैंने एक जैसे वो मरा हुआ को बचा दे, ऐसे सिचुएशंस। यहाँ पर इंसान बचाने का बात तो हो ही रहा है, लेकिन मेनली इंसान डायरेक्टली नहीं बचेगा यहाँ पर। मेनली इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। क्या होगा? इकोनॉमिकल रिवाइवल होगा। तो कल ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस मैटर्स में कि कैसे केंशियन थ्योरी में नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। इवन काफी वाइटल बेसिक मैटर्स में डिस्कशंस कर दिया था। जैसे कि मेन डिस्कशंस मैंने टू सेक्टर्स मॉडल पे ही किया। पर अगर आपको टू सेक्टर्स समझ में आता है, आप लोगों को थ्री सेक्टर्स का भी नॉर्मल मॉडल पता है, एंड फोर सेक्टर्स मॉडल का भी आपको अच्छा खासा आइडिया है। लेकिन ये सभी मॉडल के अंदर केन्स कैसे फिट होते हैं या केंशियन थ्योरी कैसे फिट होते हैं, ये थोड़ा सा विचार करने वाला बात है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कल हम लोगों ने देख लिया कि कैसे फैक्टर पेमेंट्स इक्वल्स टू हाउस होल्ड इनकम इक्वल्स टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट ऑफ द फर्म्स एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये कैसे डिटरमाइन हो रहा था। एकदम बेसिक लेवल में जाके बात करने का कोशिश किया था सर। फिर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस का फॉर्मूला, एग्रीगेट डिमांड कहाँ से आता है, कंजम्पशन गुड्स का, कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्चा करते हैं। मैंने एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कितना पैसा हम लोग गुड्स कंज्यूम करने के लिए जो डिमांड है उसको काउंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट गुड्स मैंने लाइक कैपिटल गुड्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मैटर्स है उस पे कितना डिमांड हो रहा है। मैंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल या मशीनरी प्रोडक्ट्स का डिमांड है और कितना सीधा डायरेक्ट कंज्यूम करने का प्रोडक्ट का डिमांड है, जैसे खाने पीने का चीज है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका संख्या ज्यादा होता है, इसका कम होता है नॉर्मल। इसलिए फॉर्मूला निकल के आया था एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शंस की तरफ बढ़े, जहां पर हम लोगों ने देखा भाई कंजम्पशन तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो कंजम्पशन ने बोला हम तो
इनकम पे डिपेंड करते हैं। माने कोई पर्टिकुलर कंट्री या उस कंट्री के लोग कितना खाएगा कितना पहनेगा, कितना खाएगा कितना पहनेगा, ठीक है। माने खाना पीने का मतलब क्या है, कंजम्पशन। कितना कंज्यूम करेगा ये फुल्ली किस पे डिपेंड करता है, उस कंट्री के लोगों के इनकम पे, ठीक है। तो कंजम्पशन तुम किस पे डिपेंड करते हो ना, कंजम्पशन बोल रहे हैं हम तो इनकम पे डिपेंड करते हैं। जहां पर यहाँ पर कंजम्पशन को सी से डिनोट किया गया और इनकम को वाई से डिनोट किया गया। फिर हम लोगों ने एक रिलेशनशिप डेवलप किए थे जहां पर C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। जहां पर C का मतलब कंजम्पशन तो था, A जो था सर इसका हम लोग एकदम ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस किए थे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस कुछ ऐसा था कि कंजम्पशंस तो होके ही रहेगा, इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंजम्पशंस भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन इनकम का ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होता है सर, ठीक है। इनकम का ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होता है, बट उससे पहले आपका इनकम रहता ही नहीं है। माने एक सर्टेन लेवल तक पब्लिक का कोई इनकम नहीं है, फिर भी वो कंज्यूम तो करता है। एक सर्टेन लेवल तक आपका कोई इनकम नहीं है, फिर भी आपका कंजम्पशन है। ठीक जैसे मैं कल बोला था कि जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हो, इनकम तो नहीं करते, लेकिन माँ बाप के होटल में खाना पीना पहनना सब होता है ना। ये तो हो गया फैमिली मैटर्स में। सर हम लोग भी इस रास्ते से गुजर के आए हैं, ऐसा बात नहीं है कि पैदा होते ही इनकम करने चले गए। सोसाइटी में ऐसे लोग आज भी हैं जो सरकार के सब्सिडी के पैसे से चलते हैं, है ना। कल बोला था कि सरकार उनको फ्री में राशन देते हैं, फ्री में कुछ पैसा देते हैं, सब्सिडाइज्ड मनी देते हैं, ठीक है, रोजगार देते हैं फ्री में। फ्री में मैंने बदले में कुछ लेते नहीं है, ठीक है, फ्री में बैठे बैठे सरकार दे रहे हैं 2,000 4,000, डिपेंड करते हैं कौन से स्टेट में है एक्सेट्रा। तो जब आपका इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट बने आप इनकम करो ना करो कंजम्पशन आपका होता रहेगा। फिर आया था सर ये बी। नाउ व्हाट इज दिस बी, ये बी एक स्लोप का काम कर रहा है। ये स्लोप क्या है, ये बी का स्लोप बेसिकली ये बता रहा है कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, बट कंजम्पशन का स्पीड इनकम की स्पीड से कम होगा। माने मेरा इनकम का ग्रोथ जितना होगा मेरा कंजम्पशन का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। इसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने एक इक्वेशन या मैथ्स डेवलप किया गया था केन्स के द्वारा कि भाई ये जो बी का वैल्यूएशन है ना, ये बी बेसिकली लेस देन 1 होते हैं। लेकिन और स्पेसिफिकली कहा जाए कि बी 0 से बड़ा बड़ा होता है, माने 0 लेस देन बी, बी लेस देन 1। दैट मीन्स बी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा पर 1 से कम होगा, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में कैलकुलेट करके भी देखे थे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 आया था। दैट मीन्स 0 से ज्यादा पर 1 से कम। जब इनकम धीरे धीरे क्या कर रहा था सर, ग्रो कर रहा था। कभी आपका इनकम था ही नहीं, कभी आपका इनकम थोड़ा बढ़ा, फिर ऐसे करते करते ये देश के एक ओवरऑल 100 करोड़ में दिया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है उससे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, सेविंग्स भी बढ़ते जा रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे चेंज हो रहा है, बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 में ही हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ था आप लोगों को पता है, तो मैं और फिर से इसको रिपीट ऑन नहीं करूंगा, सीधा आज के पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। फिर आई थिंक लास्ट में मैं सेविंग्स फंक्शंस माने एस इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ वाई, माने बेसिकली ठीक जैसे कंजम्पशंस भी इनकम पे डिपेंड करते हैं वैसा ही सेविंग्स भी तो आपके इनकम पे ही डिपेंड करते हैं। इनकम करके इनकम करने के बाद जितना आप इनकम करते हो, सपोज पहले आपका इनकम y1 था, y1 को कुछ भी अमाउंट समझो, 1 करोड़, y2 माने मानो 2 करोड़, जो समझना है समझो। जब आपका इनकम y1 लेवल में था, माने इतना लेवल में आपका इनकम हुआ, उस टाइम पे आपका सेविंग्स माने y1 के पहले, माने जब आपका इनकम था ही नहीं उससे पहले आपका सेविंग्स तो होगा नहीं सर। हाँ, तो ये जो लेवल है जहां पर पॉजिटिव है या पॉजिटिव कांस्टेंट काम कर रहा है, ये जो लाइन है सर, ये लाइन कौन सा लाइन है, कंजम्पशन का लाइन है। और ये जो लाइन है 45 डिग्री एंगल में, ये मेरा इनकम का लाइन है। और इनकम का मतलब हमेशा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स ही होते हैं। मैंने जितना हम खाते हैं और जितना हम बचाते हैं सब कुछ तो हम कमाते ही हैं। हेलो, जितना हम
खाते हैं, यानी खाना पीना बने कंजम्पशन, सेविंग्स बने बचाना। तो जितना कंज्यूम किए और जितना सेविंग्स किए दोनों मिला के ही तो इनकम है, इसलिए y इक्वल्स टू सी प्लस एस, एंड सी माने ओनली कंजम्पशन। तो इसका मतलब है जब हमारा इनकम नहीं है उससे पहले भी कंज्यूम है, जब इनकम है तब भी कंजम्पशन है। लेकिन सिस्टम कहता है कि इनकम जिस हिसाब से, सपोज y1 से तुम्हारा इनकम y2 में आ गया, 1 करोड़ से मानो 2 करोड़ पे आ गए, तो कंजम्पशन आपका धीरे 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 थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा लेकिन थोड़ा लो स्पीड में बढ़ेगा। अब y1 से पहले आपका सेविंग्स नहीं होता था, इसलिए इस जोन को डिस सेविंग्स जोन कहा जाता है। और लेकिन y1 से y2 के बीच में ये जो सिचुएशंस बन रहा है, जैसे जैसे आपका इनकम इस तरफ पे बढ़ रहा है, और देखो ये कंजम्पशंस है, ठीक है, तो इन कंजम्पशंस और ये इनकम लाइन है, ये y जो लाइन है क्या है, इनकम लाइन है। दैट मीन्स कि इनकम अगर कंजम्पशन से ज्यादा है इस एरिया में, समझ में आ रहा है, इनकम अगर कंजम्पशन से ज्यादा है, दिस इज द इनकम लाइन। बट जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से इनकम ज्यादा होने लगा, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलो डेल्टा वाई और डेल्टा सी, माने इनकम चेंजेस, कंजम्पशन आल्सो चेंजेस, ठीक है, वो स्लोप को बता रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इनकम लाइन कंजम्पशन लाइन के ऊपर चल जा रहा है, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा सर, सेविंग्स बनता जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पॉइंट में देखो आपका इनकम लाइन, दिस इज योर इनकम लाइन, मैं कलर चेंज करूँ क्या, ये जो एरिया है यही तो आपका इनकम लाइन है, ध्यान से देखो, ऊपर वाला हिस्सा ये देखो, यही है ना इनकम लाइन। तो इस हालत में आपका इनकम लाइन नीचे है पर कंजम्पशन लाइन ऊपर में है, इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा करते हुए इनकम जीरो के हालत में है। तो ये हालत में आपका ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है आपका, डिस सेविंग्स का एरिया है ना, माने आप सेव नहीं कर पाते, संचय आपका बिल्कुल नहीं है। तो ये ऊपर वाला सेविंग्स एरिया को अगर मैं नीचे डिनोट करूं, सेविंग्स लाइन को अलग से, तो बात कुछ ऐसे बनेगा, मैंने जस्ट ये जो एरिया हमने यहाँ पर दिखाया और ये जो एरिया मैंने आपको इधर दिखाया, इसी एरिया को अगर सिर्फ सेविंग्स लाइन के हिसाब से नीचे दिखाया जाए, तो हालत कुछ ऐसा होता है सर कि आपका इनकम y1 से y2 में जा रहा है, जो चेंज आ रहा है उसको डेल्टा इनकम बताएंगे, डेल्टा माने चेंज, ठीक है। जब आपका इनकम y1 से भी नीचे था, जो जोन आपका बनता है जो जीरो से भी नीचे है ना, माने बेसिकली आपका इनकम यहाँ पर हुआ ही नहीं है, तो आपका डिस सेविंग्स जोन है जो पॉजिटिव कांस्टेंट है, इनकम करो ना करो खाना पीना बिल्कुल बनेगा। और उसके बाद आपका जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकम चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है, फिर धीरे धीरे आपका एक जोन बनता है, जैसे कि ये वाला जोन जो नीचे आपको डिनोट किया जा रहा है डेल्टा सेविंग्स, या फिर ये जोन आपका सेविंग्स का जोन बताते हैं। और इसी एरिया में आपका डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू कंजम्पशन, है ना। तो इस तरह से हमें सेविंग्स, डिस सेविंग्स, डिस्पोजेबल इनकम सारा चीज समझ में आ रहा है। तो एक कंट्री का जब ये सब सिचुएशंस प्रॉपरली काम करते हैं, तब कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, या डिप्रेशन से भी हम कंट्री या स्टेट या सोसाइटी को बाहर निकल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। এই সবাই বুঝতে পারছে তো, এটাই কালকে ডিসকাস করেছিলাম তো, बोलो सर, कल का डिस्कशंस इतना तक ही हुआ था। हेलो। Yes, sir. फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई का भी कुछ फॉर्मूला, एंड यहाँ पर एक लास्ट में एक क्वेश्चंस भी किए थे, जो ओवरऑल ऊपर का जितना फॉर्मूलाज वगैरह हम लोगों ने डेवलप किया था उसी कॉन्सेप्ट से डेवलप होके मेरे को दो चीज पूछा था, एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव कैलकुलेट करना था जब कंजम्पशन इक्वल्स टू 200, इनकम इक्वल्स टू 1000, सेविंग्स इक्वल्स टू 450 एंड इनकम इक्वल्स टू 1200। जो भी डेटा गिवन था उसी डेटा से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। चलो बढ़िया था, सिचुएशंस एकदम बढ़िया था। अब हम लोग थोड़ा इस चैप्टर का वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि सर हमें नेशनल इनकम तो डिटरमाइन करना है, टू सेक्टर्स मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर कि कहाँ सेव हो रहा है, कहाँ डिस सेविंग्स हो रहा है, ये सब तो पता चल रहा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा सर कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए टू सेक्टर्स मॉडल क्या बोलता है। अगर आपको टू सेक्टर्स मॉडल समझ में आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली थ्री सेक्टर्स एज वेल एज फोर सेक्टर्स सभी बातें समझ में आ जाएगा, और इसके बीच में आपको मैं इन्फ्लेशनरी गैप भी समझा दूंगा।
और उसके साथ साथ कुछ मैथमेटिकल प्रयोग भी है, एप्लीकेशंस भी है, जो आपको दिखने से समझ में आ जाएगा। मैथ देख के डरो मत। मैथ जो डेवलप हुआ है ना, ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट से ही डेवलप हुआ है। नॉर्मली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ये सब कैलकुलेशन देख के सोचते हैं कहाँ से आता है, लेकिन आप मुझे बताओ कल से जितना डिस्कशंस किए उसके ऊपर बेस करके जब क्वेश्चंस किए, तब आपको डिफिकल्ट फील तो नहीं हुआ होगा, है ना? तो डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैथ्स में आपको कोई तंग नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाते हैं जब हम लोग मैथ्स को डायरेक्टली करते हैं और कॉन्सेप्ट कभी क्लियर करते ही नहीं है, तो जिंदगी भर ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाता है। ये एक्चुअली हर चैप्टर के अंदर ही ये चीज होते हैं। तो ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो एक एक करके बात करते हैं। एक बार एक मॉडल समझ में आ जाए ना, फिर बाकी मॉडल में कुछ इस तरह का है नहीं। ठीक है, एक मॉडल क्लैरिटी पाना जरूरी है। मेन इज टू सेक्टर्स मॉडल। चलो ठीक, थोड़ा ग्राफ में ध्यान देना और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना। तो टू सेक्टर्स मॉडल में कौन है सर? फार्म है और हाउस होल्ड है। थैंक यू सर। We shall describe the two sectors model for determination of equilibrium levels of output and income. Equilibrium level of output and income का क्या मतलब है? सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए सोसाइटी। जैसे मैं कल एक चीज बोला था कि घर में जब गेस्ट बुलाया जाता है तो खाना बनाया जाता है, लेकिन खाना ज्यादा होना भी अच्छा बात नहीं है और कम होना भी अच्छा बात। कम होने से गेस्ट का अपमान हो जाएगा और खुद का बेइज्जती। ज्यादा होने से पैसा फालतू में बर्बाद होगा, है ना? और बहुत ज्यादा आर्थिक लॉस भी होगा, है ना? तो आपको एकदम प्रॉपर बिठाना है। ये बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं। जो बंदा जिंदगी में जितना सिचुएशंस देखा है, वो बंदा नॉर्मली किस तरह से मैनेज करना है उसको पता चल जाता है। एक्सपीरियंस एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशंस। ऐसा नहीं कि एज, मैं कल भी बोल रहा था कि एज ज्यादा होना इज नॉट द बिग, कि समय के साथ साथ आप सीखते कितने हो वो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत सीखा, ठीक है, तो फिर आप कम एज में भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपका उम्र तो नंबर से सर बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं कर सकते। जब से पैदा हुए तब से बढ़ ही रहा है ना सबका, है ना? मेरा भी आपका भी। वो अलग बात है कि हमें लगता है कि हम लोग कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकते, लेकिन देख मेरा दाढ़ी सादा होने लग गया है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि हम बूढ़ा होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे बूढ़ा हो भी जाएंगे, ठीक है। अभी यूथ स्टेज का मिडिल में है, अब धीरे धीरे एंड यूथ में पहुंचेंगे, फिर बूढ़ा भी होने चालू हो जाएंगे। आप लोग अभी यूथ के अर्ली स्टेज में हो, तो धीरे धीरे आप एंजॉय करो अपना यूथ, ठीक है। हम लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। सो पॉइंट इज दैट कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम, माने कितना प्रोडक्शन करे और उसमें कितना इनकम जनरेट हो सकता है, इस फॉर्मल फॉर्म ऑफ यूजिंग एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस एंड द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शंस। माने सिंपल बात है, वही जो मैं आपको फैमिली के फंक्शंस के बारे में बोल रहा था कि कितना डिमांड है, कितना लोग आ रहे हैं। अगर 500 लोगों को बुला रहे हैं तो 500 लोगों का डिमांड है, और अगर उसमें सप्लाई जितना देना है जो जरूरत है, तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस एंड द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शंस। The equilibrium level of income and output in the Keynesian framework, Keynesian माने JM Keynes के framework में, is that level at which aggregate demand equals to C plus I and aggregate supply equals to C plus S. That means consumptions plus investment equals to consumptions plus supply. और अगर यहाँ से C कॉमन चला जाता है तो इधर का C इधर का C कट जाएगा प्लस माइनस पे, तो बचा क्या? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स, है ना? फॉर्मूला तो वही बन रहा है। अब आगे देख खेल क्या होता है। अब यहाँ पर ग्राफ को ध्यान से देखना सर। पहले जो ग्राफ हम लोगों ने अभी तक देख लिया, जिसको पहले देख के भी डर लग रहा था, है ना, लेकिन अभी डर थोड़ा कम हुआ होगा, तो इसमें भी डर थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये भी समझने से कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इनकम लाइन है, हम लोग उसको कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का लाइन बोल सकते हैं। जितना हम कंज्यूम करते हैं, जितना हम सेविंग्स करते हैं, वही मेरा इनकम लाइन भी है। यहाँ पर इसको अलग से इनकम लाइन के थ्रू से नहीं बोला, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का एक लाइन ड्रॉ किया गया, और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का एक लाइन ड्रॉ किया गया, और एक सिर्फ कंजम्पशन का लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है। तीन लाइन है।
ये लाइन ओनली कंजम्पशंस को दिखा रहा है, ये वाला लाइन कंजम्पशंस प्लस इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, और ये जो 45 डिग्री लाइन है ये कंजम्पशंस प्लस सेविंग्स को दिखा रहा है। सो यहाँ पर 3 लेवल में इस चीज को दिखा गया। अच्छा, अब सेम टाइप में ये ऊपर वाला सिचुएशंस जो है ये एग्रीगेट डिमांड को दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ग्राफ पेपर में ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेना। ये तो हर ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बचपन में क्लास 10 में आप लोग ग्राफ पेपर सॉल्व में भी किए होंगे, 8, 9 या 10 में। तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये बेसिक चीज है इसका। ये वाला जो ये ओरिजिन लेवल होते हैं, ये वाला साइड माइनस होते हैं, ये वाला साइड प्लस होते हैं। यू ऑल नो दैट दिस थिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड को दिखते हैं सर करेंटली, और नीचे वाला साइड में देखो इसी का एक रिप्लिका बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जहां पर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे मिलता है। जैसे ठीक पहले वाला केस में अभी कुछ देर पहले एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, उसमें हम लोगों ने देखा ना कि कैसे ओवरऑल सिचुएशन से सेविंग्स को अलग से निकाला गया है ना, वैसा ही यहाँ पर भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को अलग से निकाला जाएगा। तो ध्यान से देख, यहाँ पर 3 परिस्थिति बना है, एक ए परिस्थिति, एक बी परिस्थिति, और एक बीच का इक्विलिब्रियम। ई माने इक्विलिब्रियम, ई माने क्या, इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पर भी देख ई इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें इकोनॉमी को ऐसे सेट करना है एज पर केन्स, ऐसे सेट करना है। जैसे एक पहला सिचुएशन में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कैसे बना है, ध्यान से देख। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कंजम्पशन प्लस सेविंग्स माने मेरा ये जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का लाइन है, इसको ध्यान से देख। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का लाइन कंजम्पशन प्लस सेविंग्स लाइन से, माने ये वाला लाइन से ऊपर है। हेलो, ये जो लाइन में बार बार रेड कर रहा हूँ, ये कौन सा लाइन है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और ये जो 45 डिग्री लाइन है, ये कंजम्पशन प्लस क्या है, सेविंग्स। तो स्टार्टिंग सिचुएशंस में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन प्लस सेविंग से ज्यादा है ना। तो ये वाला सिचुएशंस एक पहला सिचुएशंस पे बना है, माने एज पर ग्राफिकल सिचुएशंस। फिर एकदम ऊपर में आ गए, एकदम जब हायर लेवल में हम लोग आ गए, तब एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का जो लाइन है, ये माने ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, माने हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन प्लस सेविंग से छोटा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स लाइन अबव में डील कर रहा है और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट लाइन नीचे डील कर रहा है ना। देख दोनों डिफरेंस समझ में। पहले केस में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कंजम्पशन सेविंग्स कम है। लास्ट केस में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कम है और कंजम्पशन सेविंग्स ज्यादा है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस माने जिस पॉइंट पे कंजम्पशन सेविंग्स एंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम। माने कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। ठीक है, अब ये सिचुएशंस को कैसे बताया जा सकता है कि y1 दैट मींस जब आपका इनकम लेवल से फॉर एग्जांपल y1 इक्वल्स टू में, y माने तो इनकम है यहाँ पर, 1 माने मान लो 1 करोड़। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए ये हो गया मान की 2 करोड़। और y0 माने यहाँ पर जीरो इसको इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें एक बेस चाहिए जिसको y0 बोल रहे हैं, माने इनकम 1 और इनकम 2, और बीच में एक ऐसा जगह कि कितना इनकम करने से और आउटपुट निकालने से मेरा हिसाब सही बैठेगा। तो बोलते हैं कि ये बीच वाला जो सिचुएशन है जिसमें ना मेरा ज्यादा है ना मेरा कम है, इसको आप 1.5 करोड़ समझ सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, कि भाई मेरा इतना इनकम पे मेरा सिचुएशन सही बैठेगा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का और कंजम्पशन सेविंग्स का। अब जब इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं ग्राफिकली, ये इन्वेस्टमेंट है, ये जीरो लेवल माने ओरिजिन है, अब इसी लेवल में जब ये इन्वेस्टमेंट लेवल को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं जब सेविंग्स लाइन को ड्रॉ करता हूँ, सेविंग्स पहले ही ड्रॉ करना सीख गए थे, यहाँ पर बस एक्स्ट्रा कौन आया, इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, तो सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट में भी अगर तुम देखेगा कि पहले वाला सिचुएशन बने y1 के टाइम के सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट अबव है ना, और सेविंग्स नीचे है। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इक्वल हुआ और लास्ट में क्या हो गया, सेविंग्स ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। मुझे एक चीज बता, इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेविंग्स कहां से करेगा,
माने तेरे पास तो इनकम ही नहीं है, तो तू कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा? तो पहले वाला सिचुएशन जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट लाइन अबव में तो है, पर तेरे पास कोई इनकम भी तो नहीं है। लास्ट वाला सिचुएशन में देख, तेरा सेविंग्स ज्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट कम हो गया, ये भी तो सही बात नहीं है। तो तेरे को ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिस पर्टिकुलर पॉइंट में तेरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, है ना। अब ये परिस्थिति क्रिएट करना इकोनॉमी के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। किसी भी इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना, माने कितना इनकम और कितना प्रोडक्शन करने से, कितना इनकम जनरेट और कितना प्रोडक्शन करने से। अब इनकम क्यों? अरे भाई, प्रोडक्शन करने के टाइम पे जब मैं फैक्टर पेमेंट करूंगा, जैसे जिसका लैंड है उसको रेंट दूंगा, जिससे लेबर लिया उसको वेजेस दूंगा, जिससे कैपिटल लिया उसको इंटरेस्ट दूंगा, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप किया वो प्रॉफिट लेगा। तो वही तो आउटपुट बनेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप डाल के ही तो प्रोडक्ट बनता है। कल एग्जांपल दिए थे मैगी का, कल रात को एग्जांपल दिए थे मैगी का। मैगी के एग्जांपल्स में अगर 15 टका का मैगी है तो उसके अंदर लैंड का वेज, लैंड का रेंट, लेबर का वेज सब छुपा होता है ना। तो इसका मतलब है कि मेरा इनकम और आउटपुट लेवल किस लेवल में होने से मेरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम लेवल में हो, ताकि मेरा एक्स्ट्रा भी ना हो पैसा और कम भी ना हो पैसा। ये अचीव करना ही एक इकोनॉमी के लिए सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा यहाँ पर बोला है, देख, the aggregate demand curve is linear and positively sloped. aggregate demand curve linear है और positively sloped है। that means यहाँ पर aggregate demand को किससे डिनोट किया गया सर? C प्लस आई से, है ना, C प्लस आई से। that means ये जो सिचुएशन है, this one, तो C प्लस आई से आपको एग्रीगेट डिमांड को डिनोट किया गया। दैट इज अ लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेस। इसका मतलब है देश का नेशनल इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट स्पेंडिंग भी बोल सकते हैं। स्पेंडिंग माने जितना मेरा डिमांड होता है वही तो मैं खर्चा करता हूँ। हाँ सर, जो मेरा डिमांड होता है नॉर्मल में वही तो मेरा खर्चा भी हो जाता है। जैसे आप लोगों को भूख लगता है, खाना खाते हो, खर्चा होता है। कुछ पहनना होता है, ठंडा लग रहा है, स्वेटर पहनते हो, खर्चा होता है। होता तो है ना। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट स्पेंडिंग वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। सो कहता है कि द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज लीनियर, माने स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, माने धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेस। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट स्पेंडिंग, ये जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट स्पेंडिंग है इन इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस। इसका मतलब धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर लोग खर्चा बढ़ाते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन इज फ्लैटर देन 45 डिग्री लाइन। माने अगर आप एक चीज ख्याल करो, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो C प्लस आई का लाइन है या कंजम्पशन का जो लाइन है, ये 45 डिग्री लाइन से थोड़ा फ्लैट है। 45 तो ज्यादा स्टीप है, लेकिन बाकी ये लोग थोड़ा फ्लैट है ना, माने उतना स्टीप नहीं है। अब 45 डिग्री लाइन से ये लोगों का फ्लैट होने का रीजन क्या है? वही चीज यहाँ पर बता रहा है सर। सर हम लोग कल पढ़े थे कि 45 डिग्री क्यों किया जाता है? ओवरऑल एवरेज सिचुएशंस को डिनोट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली पूरा कॉन्सेप्ट 90 डिग्री से बोला जाता है। अब 90 डिग्री में तो फुल हो गया, तो किसी भी चीज को एवरेज क्यों दिखाना है? एवरेज दिखाने से आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे कभी क्रिकेट या फुटबॉल मैच तो जरूर देखे होंगे। अगर तुम क्रिकेट देखे होंगे, बैट्समैन कितने मैच में कितना सेंचुरी किया, कितने मैच में कितना 50s किया, उससे भी ज्यादा लोग क्या फोकस करते हैं? ये एवरेज में कितना रन बनाते हैं, है ना। जैसे तुम देखना विराट कोहली या कोई भी बैट्समैन जब मैंने ग्राउंड में उतरते हैं तो उसका एवरेज दिखा जाता है। ये नहीं दिखा जाता कि लास्ट कितने मैच में कितना रन बनाया, कितना 100 बनाया, वो दिखाते हैं, बट उस पर मेन फोकस नहीं होता। फोकस होता है एवरेज पे, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि ये बैट्समैन मोटा मोटी कितना रन बनाने लायक है। अगर विराट कोहली का एवरेज टेस्ट में 50 है, तो इतना आइडिया किया जा सकता है कि विराट कोहली 50 रन तो बना ही सकता है, ठीक है। भले ही वो पर्टिकुलर डे में जीरो में आउट हो जाए, भले ही हो किसी पर्टिकुलर डे में जीरो में आउट हो जाए, बट वो 50 रन करने लायक है। मान की मोहम्मद सिराज, जिसको बैटिंग बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। जानते हो मोहम्मद सिराज को? क्रिकेट खेलता है, हमारा बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। तो मोहम्मद सिराज को उस दिन टेस्ट में उतारा था लास्ट में, मैंने सेविंग करने के लिए, पहले ही बॉल में आउट होके आ गया, ठीक है। तो जो भी हो, अब मान के मोहम्मद सिराज को तुम अगर एवरेज देखेगा तो उसका एवरेज हार्डली
3 रन या 4 रन का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद सिराज पर मैच में 3-4 रन से नॉर्मली ज्यादा नहीं बना पाते। हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे में वो 20-25 मार दिया, तो किसी पर्टिकुलर डे में 20-25 मारने से क्या वो सच में रोज 25 रन बना सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये एवरेज कॉन्सेप्ट इसी तरह से हमें एक ओवरऑल पिक्चर का रियलिटी दिखाता है। इसलिए हर चीज को एवरेज में दिखाने का एक कल्चर इकोनॉमिक एंड डेटा एनालिसिस में होता है। बुझते हुए चीज, एब्सोल्यूट फिगर से भी, एवरेज फिगर से ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे में वो एवरेज से ज्यादा या एवरेज से कम परफॉर्म करे। तो point is, the aggregate expenditure lines is flatter than 45-degree line because as income rises, consumption also increases। ये बात हम लोग कल भी पढ़े। सर देखो ये सारा बात कल से ही डिनोट हो रहा है। कल हम लोग ये चीज पढ़े थे सर, कि मैं आपको बोला था कि जिस तरह से मेरा C+S मैंने क्या इनकम, जिस हिसाब से मेरा इनकम बढ़ता है, जैसे देखो इस लेवल में तो मेरा इनकम था नहीं, बट अगर मेरा यहाँ से मेरा अगर इनकम ग्रो करना स्टार्ट किया, तो जिस लेवल से मेरा इनकम बढ़ने लगता है, ठीक है, उस हिसाब से मेरा कंजम्पशन भी बढ़ने लगता है। बट जितना इनकम बढ़ता है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता। याद करें कल का क्लास का अंबानी वर्सेस बम्बानी। अंबानी वर्सेस बम्बानी के एग्जांपल्स में मैं क्या बोला था कि अगर चावल का हम लोग खाते हैं, चावल के साथ हर कोई खाते हैं मोटा मोटी, तो अगर हम लोग 50 टका केजी या 60 टका केजी राइस खाते हैं, तो अंबानी कितना टका केजी राइस खा सकता है? तो किसी ने बोला था क्लास में सर 500 रुपीज केजी खा लेगा। अच्छा, अंबानी का इनकम सर हम लोगों से 1000 लाख गुना ज्यादा है, ठीक है। उसने अपनी बेटी का शादी में ही 400 करोड़ खर्चा किया। अब आप हिसाब लगा लो कि उसका इनकम कितना गुना हो सकता है, ठीक है। बाकी आप अगर कंपनी के बैलेंस शीट देखोगे तो अलग ही दिखेगा, वो तो लाख करोड़ में दिखेगा, लेकिन इनकम बहुत है उसका। हमारी पॉइंट इज कि अगर वो 500 टका केजी के, अच्छा और कितना महंगा होगा चावल? सोना का चावल होगा क्या? और सोना का चावल खा सकता है? तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम कितना महंगा जा सकते हैं। एक सर्टेन लेवल के बाद और महंगा नहीं कर सकते, भले ही मेरे पास कितना भी पैसा हो। जब हमारा इनकम लेवल बढ़ता है ना, इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ एक सर्टेन लेवल के बाद मेरा इनकम कितना भी बढ़ जाए, मैं एक सर्टेन लेवल के ज्यादा उस पर खर्चा नहीं करता हूँ। मैं आपको तेल पे एग्जांपल दिया था कि आपका जब इनकम कम था तो आप ऐसे डिबला लेके, मैं गांव साइड में बोला था कि गांव साइड में आज भी कहीं का जगह में मैं देखता हूँ, शैम्पू का डिबला लेके या फिर कोई कांच का पुराना शीशा लेके जाते हैं और उसमें दुकानदार को बोलते हैं इसमें हमें तेल भर दो। मैं भी 50 ग्राम का तेल ले लेता है। जब वो गरीब रहते हैं ना, जितना बार तेल खत्म होता है जाता है 50 ग्राम का तेल का वो डबला भरता है और लेके आते हैं घर पे, खाना बनाते हैं खाते हैं। जैसे इनकम बढ़ने लगता है तो वो फिर 1 लीटर का पाउच अपने बीवी को खरीद के देता है। फिर वो 15 दिन जाता है। फिर जैसे और इनकम बढ़ने लगा, उसने 5 लीटर का तेल का डिबला खरीद के लेके दिया। अब बीबी 5 लीटर के तेल में 2-3 महीना चला रहा है, ठीक है। फिर और पैसा हुआ तो 10 लीटर लेके आया। लेकिन इनकम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि 5-5 लीटर की जगह उसने एक पूरा बैरल ही खरीद के अपने बीवी को लाके दे दिया। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा इनकम बहुत बढ़ रहा है तो क्या तुम बैरल खरीद के देते हो अपने बीवी को? बैरल मैंने समझते हो? बैरल मैंने 50-50 लीटर का बैरल आता है। तेल का टीना आता है और भी महंगा बड़ा, ठीक है, बैरल और भी बड़ा आता है। तो क्या मेरा इनकम बढ़ रहा है तो क्या मैं पूरा तेल का टीना खरीद के दे दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका इनकम बढ़ता है, पहले आप स्ट्रीट फूड खाते थे, आज भी खाते हो, कल इनकम बढ़ेगा स्ट्रीट की जगह थोड़ा सा स्टैंडर्ड होटल में खाओगे। फिर जब और इनकम बढ़ जाएगा बुटीक रेस्टोरेंट में खाओगे। बुटीक रेस्टोरेंट समझते हो ना? हाँ, बुटीक रेस्टोरेंट माने वही, माने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सजावट वाला जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उसे बुटीक रेस्टोरेंट कहा जाता है। माने एकदम थीम होता है रेस्टोरेंट का। जैसे तुम उसमें बैठोगे ना, उसके एक अलग ही एम्बियंस होते हैं। ऐसे कोई कोई रेस्टोरेंट होते हैं ना, ओपन ओपन टेरेस में रेस्टोरेंट होते हैं, या फिर रेस्टोरेंट के अंदर एक अलग ही थीम होता है, ठीक है। इस तरह के रेस्टोरेंट को बुटीक रेस्टोरेंट कहते हैं।
नॉर्मली बुटीक शब्द का मतलब हम लोग सोचते हैं कि कपड़ा के साथ जुड़ा हुआ है, पर नहीं। बुटीक शब्द किसी भी चीज को, फैंसी स्टाइल को बुटीक से थ्रू से बोला जाता है, जो स्पेशलाइज्ड है, जो और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को बुटीक कहते हैं। एंड इट्स नॉट कॉमन, इट्स अ अनकॉमन थिंग इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, इनकम बढ़ने के साथ साथ आप हार्डली मैक्सिमम रेस्टोरेंट पे जा सकते हो। इससे ज्यादा आप कहाँ जाओगे? चांद पे जाओगे खाने, या स्पेस में जाके होटल में जाके खाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो वही चीज यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका कंजम्पशन बढ़ता है, पर जिस हिसाब से इनकम बढ़ रहा है, लुक एट दिस ग्राफिकल स्टीपनेस, इनकम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कंजम्पशन या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। आप मंथली पहले 10,000 कमाते थे, अभी 1 लाख कमाते हो, या 2 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, लेकिन आपका कंजम्पशन लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड उतना नहीं है। ये ग्राफ भी वही दर्शा रहा है। देखो, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स में इनकम बढ़ गया, लेकिन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन लेवल इसके नीचे ही रह गया। समझे? इसलिए 45 डिग्री लाइन से ये थोड़ा फ्लैटर होते हैं। ये जो ग्राफ है, ये बेसिकली क्या है? डेटा को एनालाइज करने का एक इंटरप्रिटेशन है। आजकल लोग कोर्स करते हैं ना, डेटा एनालिसिस बोल के, देखना काफी यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। डेटा एनालिसिस कोर्स करके तुम चार, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू से नॉर्मली होते हैं, या फिर पावर बीआई बोल के माइक्रोसॉफ्ट का एक होता है, तो उसमें डेटा एनालाइज करके ना तुम कंपनी को या बिजनेस को ये बता सकते हो, या कंट्री को ये बता सकते हो कि भाई क्या सिचुएशंस है और हम लोग और कितना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेटा एनालाइज करने का जो कारण है वही नहीं पता, तो तुम कितना भी सॉफ्टवेयर चला लो, वो सॉफ्टवेयर सीख के कोई फायदा नहीं। क्या समझे? माने तुमने एक सॉफ्टवेयर सीखा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तुमने सीख लिया, या माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई, ठीक है, ये भी आपने सीख लिया, आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग करते हैं, आप लोग भी आगे जाके कर सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, सारे आपका बिजनेस का हर एक डेटा स्टोर होते हैं, और फिर वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करके आपको दिखाते हैं कि आपने इतना सेल्स किया, आपने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, आपका इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपके पास और कितना स्कोप है, ठीक है। तो सब कुछ बताते हैं कि आपका परफॉर्मेंस है, हर मंथ का परफॉर्मेंस, हर दिन का परफॉर्मेंस, ऐसे करके दिखाते हैं। लेकिन वो जो भी दिखा रहा है, अगर आपको उसको इंटरप्रेट करना नहीं आता, तो फिर वो देख के क्या करोगे? वो तो लाल नील कलर में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन कलर से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझते हो कि नहीं। जैसे यहाँ पर आपको मैं समझाने का वही कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पीछे का कारण क्या है, कि क्यों इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता है, बट उतना नहीं बढ़ता। क्यों ये 45 डिग्री लाइन से भी नीचे फ्लैटर रहता है? 45 डिग्री बेसिकली एक एवरेज दिखाया गया, मैंने इनकम मेरा बढ़ रहा है 45 डिग्री एंगल में, पर मेरा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट 45 डिग्री से नीचे। ठीक है। ये स्लोप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? स्लोप। मैंने किसी भी चीज का ग्रोथ को कैसे लिखा जाता है? जैसे आप लोग शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो मोटा मोटी जानते हो सर। जैसे मानो किसी भी एक शेयर का नाम लेते हैं, किसका नाम लेंगे बोलो? से फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लेता हूँ। ये देखिए, रिलायंस का शेयर आज शुरू में थोड़ा बढ़ा था, और उसके बाद थोड़ा गिर गया, ठीक है। तो जब ये गिरा है तो कैसे? स्टीप फॉल हुआ, ठीक है। जब बढ़ रहा था तो थोड़ा फ्लैटर बढ़ा था, लेकिन गिरा थोड़ा जोर का है अभी तक का, ठीक है। अब तुम 5 दिन पुराना डेटा देख, देख कितना स्टीप बढ़ा है ना। इसके मतलब क्या पता चलेगा? इसका स्लोप जब जितना हाई रहेगा, जितना स्लोप जितना स्टीप रहेगा, ठीक है, जितना हाई एंगल में, मैंने ये तो 45 डिग्री से भी ज्यादा, मैंने अप्रोक्स आई थिंक 70-80 डिग्री हो जाएगा, इसमें स्केल लगा के देख, 70-80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब काफी गजब का ग्रोथ दिया है, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा फ्लैटर रह गया है। ऐसा होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये लाइन चार्ट से दिखा रहे हो, इसको बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, बहुत तरह से दिखाया जा सकता है। बट ये जो मैं आपको जो एंगल का बात कर रहा हूँ, एंगल से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ से ये स्टीप में बढ़ा है, इसका मतलब जोर का बढ़ा है। अगर ये थोड़ा फ्लैट में बढ़ता, से फॉर एग्जाम्पल इसको 1 मंथ कर, देख ये देखिए किस एंगल बना रहे, देख रहे हैं? इसको तो 1 साल के हिसाब से देख, ये देख किस तरह का फॉल किया है, फिर वहां से किस स्टीप बढ़ा है। तो इस तरह से तेरे को एंगल से पता चल जाता है कि भाई इसमें कितना ग्रोथ हुआ है,
फ्लैट रहा है ग्रोथ की, काफी हाई ग्रोथ रहा है, तो हाई फ्लैटर का तेरे को एक आइडिया लग जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, सो यहाँ पर फिर क्या पॉइंट निकला कि सर हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स मैंने मेरा इनकम से मेरा कंजम्पशन लेवल नीचे ही रह गया, और वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। क्या किया है सर? एक्सप्लेन भी किया है। The 45-degree line illustrates every single point at which planned aggregate expenditure measured on the y or vertical axis is equal to planned aggregate production, which is measured on the x or horizontal axis. In other words, all points on 45-degree line indicate that aggregate expenditure equal aggregate output. That means consumption plus investment is equals to income or consumption plus savings. Therefore, the line maps out all the possible equilibrium income level. तो ये जो line map हम लोग देख रहे थे, ये हर possible equilibrium income level को ढूंढ रहा था। all possible equilibrium income level, that means कहाँ मेरा इनकम लेवल इक्विलिब्रियम में पहुंच सकते हैं। जैसे क्या y1 इनकम इनफ है, जहां पर मेरा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन सेविंग सेम रहेगा? क्या y0 लेवल सही है? क्या y2 लेवल सही है? तो हम लोगों ने देखा ना तो y1 सही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन सेविंग ज्यादा हो रहा है। क्या मेरा Y2 लेवल सही हो रहा है इनकम का? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन सेविंग्स नीचे हो जा रहा है। तो मुझे कौन सा लेवल चूज करना चाहिए? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कंजम्पशन सेविंग्स, जिस पॉइंट में इक्वल होगा वो पॉइंट का इनकम मेरे लिए एक इक्विलिब्रियम इनकम बनेगा। इसका मतलब है कि देश को इतना इनकम करना चाहिए, हेलो, देश को इतना इनकम करना चाहिए जिस पॉइंट पे उसका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन सेविंग्स एक सेम रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रहेगा। वो ढूंढता है कि कितना इनकम सही है। ज्यादा में भी गड़बड़, कम में भी गड़बड़। ज्यादा हो जाएगा तो ग्रोथ का इशू हो जाएगा, कम रहेगा तो डिमांड फुलफिल नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए इक्विलिब्रियम, क्योंकि पैसा बर्बाद नहीं करना, और पैसा का कम यूटिलाइजेशन भी सही नहीं। तो यहाँ पर ये एस इक्वल्स टू 1 क्यों आया था? क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला क्या आया था? सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड को बताता है, सी प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई को बताते हैं, है ना? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो सी प्लस आई प्लस इक्वल्स टू सी प्लस एस, अल्टीमेटली क्या आते हैं? आई इक्वल्स टू एस, माने इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये घटना घटता है, और हमें पता है कैसा क्यों इक्वेशन में हुआ है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये होता है, इस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और कंट्री ऑलवेज चाहेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें इनकम एकदम वाई0, तो वाई0 लेवल में आपका बन रहा है। तो ये ढूंढना है। यहाँ पर तो y1 y0 y2 करके बोला। अब रियल लाइफ में ये y1 होगा, y0 होगा, y2 होगा, y3 होगा, वो आपको अलग अलग जितना डेटा मिलेगा उससे तुमको ढूंढ के देखना है कि कितना करना है। ये पूरा एनालिसिस पे डिपेंड करता है। जब देश में कितना प्लांट बनेगा, कितना देश में रोड बनेगा, कितना देश में हॉस्पिटल्स बनेगा, कितना स्कूल्स बनेगा, कितना सोशल मटेरियल में खर्चा होगा, कितना प्रोडक्शन में खर्चा होगा, ये सभी चीजें प्लान करके ही चलना है। और ये भी देखना है कि पैसा कितना है, कितना पैसा है, कितना लोन ले सकते हैं। अगर खुद के पास नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो कितना लोन हम पाने लायक है, वो भी तो है। मैं लोन तो बहुत चाहिए लोगों को। अगर किसी को बोला जाए औकात 10,000 का है, बट बैंक को जाके बोलेगा करोड़ों दे दो, लेकिन करोड़ों लोन लेके उसको रीपे करने का भी तो अपने अंदर एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो वो सारा चीज देखते हुए तुमको इनकम एंड आउटपुट का हिसाब लगाना है। कुछ भी बाहर माने आउट ऑफ अचीवमेंट नहीं हो सकता, या कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो जो कंट्री जितना अच्छे से, जैसे अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान, दो कंट्री अगर मैं देखूं, दोनों ही एक साथ आजाद हुआ था ब्रिटिश कॉलोनी से। आजाद तो इंडिया ही हुआ था, बट पाकिस्तान ने बोला हम अलग हो जाएंगे, चलो खुश करो। ठीक है, तो पाकिस्तान अलग हो गए। अब पाकिस्तान भी अलग हुआ, इंडिया भी अलग हुआ। किसका इकोनॉमी स्ट्रांग है? इंडिया का इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और हर तरह से इंडिया स्ट्रांग है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आबादी किसका ज्यादा है? इसका 22 या 24 करोड़ का जनसंख्या है पाकिस्तान का। यानी हमारा दो स्टेट जोड़ने से जितना होता है, ठीक है, या हमारा उत्तर प्रदेश का अकेला जनसंख्या जितना है,
एक पूरा पाकिस्तान का जनसंख्या उतना है। तो कम जनसंख्या में नॉर्मली पाकिस्तान को ज्यादा रिच होना चाहिए था, और इतना हाई जनसंख्या लेके पर हेड इनकम पे इंडिया को नॉर्मली पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि इसका पॉपुलेशन काफी कम है और हम जो कमाते हैं वो पॉपुलेशन पे डिस्ट्रीब्यूट काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हेड इनकम पे पाकिस्तान अच्छा करना चाहिए, लेकिन अच्छा करने की जगह दिन ब दिन उसका हालत बुरा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सबसे बड़ा पॉलिसी में जो पाकिस्तान का गड़बड़ होता है, वो पब्लिक के डेवलपमेंट से ज्यादा इंडिया की बर्बादी के पीछे सोचते हैं। उसका सोच हमेशा ये रहता है कि हमें इंडिया को मारना है। इसके चलते उसका औकात डेवलपमेंट का जितना है, उसने एटॉमिक पावर बना ली। माने मिडिल क्लास कंट्री वर्ल्ड में कोई नहीं है जो एटॉमिक ताकत रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान इज देयर। वर्ल्ड में हार्डली 9-10 कंट्री है जिसके पास एटॉमिक ताकत है, जिसमें इंडिया भी एक है, लेकिन उसमें से पाकिस्तान भी एक है। इंडिया से ज्यादा है उसके पास रहने पे, ठीक है। लेकिन और पाकिस्तान वाले चिल्लाते हैं जब भी कुछ होता है, हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है, ठीक है। अब तुम एटमी ताकत हो लेकिन तुम्हारे को खाने में आटा भी नहीं मिलता, तो ऐसे ताकत रख के क्या करेगा? तुम ताकतवर बनते हो लेकिन तुम्हारे पास खाने के लिए आटा भी नहीं है। प्लास्टिक में गैस भर्ती करके लोग लेके जाते हैं, एलपीजी सिलेंडर प्लास्टिक में भर के लेके जाते हैं, कभी भी मर सकते बलून हैं। में सर, बलून में। बलून में, हाँ वही, बलून में भर के लेके जाते हैं। आधे से ज्यादा इकोनॉमी पूरा बर्बाद हालत में है। कभी वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है तो कभी आईएमएफ से भीख मांगता है। कभी दुबई बचाता है तो चाइना ऑलवेज उसको, मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने कटोरा तो देके ही रखा है चाइना। तो इस तरह से तुम अपना इकोनॉमी को बनाएगा तो क्या ही करेगा। और इसलिए हमेशा क्या होता है, जब फाइनेंशियल हालत ऐसा होगा, आतंकवादी हर चीज पनपता है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तुम अगर गरीब हो, जैसे वहां पर बोला जाता है पाकिस्तानी लोगों को, ठीक है, पहले तो उसको मूर्ख बनाया जाता है मैक्सिमम केस में। उसके बाद जिस तरह का स्कूल का पढ़ाई का सिस्टम है, उसमें उनको सिखाया जाता है कि आज तुम गरीब हो, इसका कारण भारत है, क्योंकि भारत ने तुम्हारा सारा हक मार दिया। बड़ा होके क्या बनोगे? भारत का दुश्मन। अब हर बच्चे के दिमाग में और कुछ नहीं है, सिर्फ भारत से दुश्मनी है। बच्चा बच्चा, इतना छोटा बच्चा को पूछ लो, बड़ा बच्चा को पूछ लो। इसलिए अजमल कसाब जब आया था इतना लोगों को मार रहा था बॉम्बे में, ताज होटल में, भीटी स्टेशन में, हजार हजार लोगों को मार के गया। लोगों को मारने के टाइम पे इनका दिमाग में मैं ये सोचता हूँ कि क्यों कुछ क्यों नहीं काम करता, क्योंकि इतना ब्रेन वॉश हुआ है कि ये कुछ सोच ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, सही गलत का उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इकोनॉमी का क्या करेगा ये? एटमी ताकत सारा पैसा बर्बादी में खर्चा करेगा, इक्विलिब्रियम कभी होगा? হুম? অ্যাটমিক পাওয়ার মানে হচ্ছে যখন পরমাণু শক্তি, বাংলাতে বলে পরমাণু শক্তি, মানে আমার কাছে যদি পরমাণু শক্তি থাকে, পরমাণু বোমা হয়, ঠিক আছে। যদি কেউ আমাকে অ্যাটাক করে, আমি যদি ওর উপরে পরমাণু বোমা মারি, সেই জাপানে হিরোশিমা নাগাসাকির गल्प सुनेছিস तो? अमेरिका जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में बोमा गिराया था। एक बार तुम अगर किसी जगह में एटॉमिक पावर माने बोमा गिराओगे, वो जगह बर्बाद हो जाएगा, पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और जो सिविलाइजेशन बनेगा वो पूरा हैंडीकैप सिविलाइजेशन बनेगा। जैसे आज भी जापान में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस एटम जापान का हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो 1944-45 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये घटना घटा था, उसके बाद पूरा दुनिया ने कसम खाया है कि कोई किसी पे किसी भी तरह का एटॉमिक पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सर तो फिर आप बोलोगे तो फिर इस्तेमाल नहीं करेगा तो बना क्यों है? ठीक है, डराने के लिए कि मेरे साथ पंगा मत लेना, मेरे पास एटॉम बम। কি পাকিস্তানের অ্যাটমিক পাওয়ার ভালোই আছে? না, ওরা বলে বেশি আছে, वो लोग बोलते हैं ज्यादा है। देख, हमारे पास जो है ना, हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान को एक दे डालने पे ही पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। हमें उड़ाने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 3-4 देना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान कभी हम पे ये सब चीजों पे अटैक करे, क्योंकि वो हमें अटैक करेगा तो वो खुद ही नहीं बचेगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक, हमें तो एटम भी नहीं देना है, मिसाइल से ही खत्म कर देंगे उसको, अगर बात ताकत में आ जाए। वास्तव में ये सिर्फ वीडियो गेम में पॉसिबल है, वास्तव में जो भी होगा वो सिर्फ आसमान आसमान में दो चार वादे होगा, और वो पहाड़ी के साइड में बंदूक लेके होगा। रियल में ये चीज एटम बम का जो लड़ाई है, ये रियल में होगा कभी नहीं, क्योंकि कोई भी करे मरेगा, सब मरेगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो फिर लड़ाई करके कुछ पाना ही नहीं है, तो फिर क्या? ये बेसिकली डराने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन क्या है ना, दुनिया गलत राह पे चल रहा है, ठीक है, गलत दिशा पे चल रहा है, और पाकिस्तान जैसा कंट्री और बर्बादी की हालत में जा रहा है। मोदी जी जब 2014 में आया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, द ग्रेट क्रिकेटर ऑल्सो, तो बहुत फेमस नवाज क्रिकेट। शरीफ थे शायद। कौन? सर नवाज शरीफ थे। नहीं नहीं, इमरान खान थे, इमरान मोदी के खान थे। टाइम इमरान खान। मोदी। अच्छा। नहीं, नवाज शरीफ थे सर, 2014 में तो। वही उसके बाद मोदी ही के इमरान खान आया था, उसी के बाद हाँ, उसके इमरान खान बाद आया। इमरान खान। इमरान खान हाँ। आया। तो इमरान खान जब आया तो इमरान खान को मोदी ने चिट्ठी दिया था, या फिर चिट्ठी नहीं, बेसिकली एक स्लोगन दिया था, ऐसे इंडिया के साथ हमारे से हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो बोला था चलो मिलके कंपटीशन करते हैं, लेकिन इस बार एटॉमिक ताकत का कंपटीशन नहीं, कौन अपने देश का गरीबी कितना कम कर सकता है उसका कंपटीशन करते हैं। कितना अच्छा बात बोला था, लेकिन कोई सुनेगा तब ना। इनको चाहिए कश्मीर, इनको कश्मीर चाहिए, पूरा भारत ही दे देते ना उसको। चलो छोड़ो, लेकिन मैं आपको बेसिकली क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है कि मैं आपको यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का झमेला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करते हो। आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम हासिल करना होता है, और उसी इक्विलिब्रियम के चक्कर में ये सॉल्यूशंस है। अब तुम गलत जगह में ज्यादा पैसा डाल दोगे, तो सही जगह का जो जरूरत वाला चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के बाद क्यों बोला, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सब एटॉम मिलिट्री में इतना खर्चा करते हैं कि पब्लिक डेवलपमेंट की इनका कोई खर्चा नहीं। पब्लिक का जो बेसिक वेलफेयर है उसमें इनका हालत बहुत बेकार है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही जगह डेवलप है, वो है इस्लामाबाद, बाकी सब है बर्बाद। इस्लामाबाद जाओगे, आंख नहीं घुमा सकते, इतना ब्यूटीफुल है। ऐसे जगह भी हिमालय के नीचे है, बहुत ब्यूटीफुल पोजिशन पे बना हुआ है शहर, लेकिन इस्लामाबाद को छोड़ के तो कहीं और बड़े शहर में चले जाओ, जैसे उसका सबसे बड़ा शहर लाहौर एंड कराची, ठीक है, बहुत बदतर हालत है। इवन लाहौर तो वर्ल्ड का डर्टीएस्ट सिटी के अंदर काउंट होता है। मैंने सिर्फ डर्टी, नॉट इन दी स्ट्रीट डर्टी, डर्टी इन सेंस ऑफ मैंने लिविंग क्वालिटी एटसेट्रा हर चीज में, और लाहौर ही उसका मेन इकोनॉमी है। पाकिस्तान एक्चुअली पंजाब टूट के हुआ था, तो पंजाब पाकिस्तान का मैक्सिमम कम्युनिटी जो है वो पंजाबी स्पीकर ही होते हैं, माने पंजाबी बोलने वाले लोग होते हैं। तो वो पंजाब का जो मेन एरिया है वही उसका मेन है, लेकिन पंजाब का हालत ही बर्बाद है। बलूचिस्तान जो लोअर साइड में है वो लोग उनके साथ रहना ही नहीं चाहता, और ऊपर वाला हिस्सा में कश्मीर का जो हिस्सा उन लोग हड़प के रखा है, उसमें एक एरिया है गिलगित बल्तिस्तान बोल के, वो लोग भी उनके साथ नहीं रहना चाहता, जबरदस्ती हड़प के रखा है। तो पाकिस्तान असल में ना पूरा एक मैंने जबरदस्ती चलने वाला एक कंट्री की हालत में, और उसको उसको कुछ लोग ताकत देते हैं, जैसे चाइना ताकत देते हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को यूज करता है अपने बिजनेस के लिए। मैंने अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान का बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर पाकिस्तान अगर शांत रहेगा और अच्छा काम करेगा, भारत का खर्चा बच जाएगा। हम लोगों का हर साल 4 से 5 लाख करोड़ सिर्फ खर्चा हो जाता है सबसे ज्यादा डिफेंस में, हमारा बॉर्डर को सिक्योर करने में। ये जो आज बांग्लादेश के थ्रू से भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी पाकिस्तान ही कर रहा है। बांग्लादेश में जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये भी पाकिस्तान का ही मददगार लोग कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो वहां पर जाके प्रीच करते हैं और एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं।
तो ये बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तानी था, हर तरफ से ये भारत के दुश्मन है। अब हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी में पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे दो मेन है। इनका दोस्त चाइना है। तो भारत का जो हर साल इतना करोड़ों का खर्चा डिफेंस में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के लिए जाते हैं। तो अगर ये लोग शांति में बैठेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, चाइना अपना काम तो कर रहा है, क्योंकि चाइना जो जिस एरिया में इनका बॉर्डर में है, हमारे बॉर्डर में है, वो एक्चुअली चाइना का अपना नहीं है, वो तिब्बत है, जो उसने हड़प के रखा है। और तिब्बत में जो जो लोग तिब्बती हैं, वो सारे के सारे लोगों को भगा दिया इंडिया में। इंडिया में नहीं भगाया, इंडिया ने उनको अपनाया। तिब्बती लोग, तिब्बतन्स जो होते हैं सर, वो भारत में शरणार्थी हैं। और तिब्बत के लोग तिब्बत में नहीं है, सारे चाइनीज आर्मी चलाते हैं। वहां पर ऐसे लोग नहीं रहते, क्योंकि वो डेजर्टेड एरिया है। डेजर्टेड माने रेगिस्तान वैसे नहीं, हिमालयन रेगिस्तान माने जैसे हमारे लद्दाख है ना, वैसे माने पहाड़ तो है, पर पहाड़ में घास भी नहीं उगता। तो थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है, माने टफ कंडीशन है उधर का। आर्मी ही रहते पूरा। तो तिब्बत का एरिया में चाइना का डेवलपमेंट का कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ वो जगह कंट्रोल में रखना चाहता है। उसका असल डेवलपमेंट जिस साइड में होते हैं, जो नॉर्मल लोग करते हैं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने इंटरनल सिक्योरिटी को इतना जबरदस्त बना के रखा है चाइना, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाइना में अगर कोई बंदा घुसता है ना, उसका आंख से रेटिना चेक करके चाइना गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि देश में नया बंदा घुसा है। तुम एयरपोर्ट से एंट्री करेगा, चाइना को पता चल गया कि देश में एक नया बंदा है जो कभी पहले नहीं आया। यदि गाड़ी में चलाओ, गाड़ी चलाओगे, तो गाड़ी के अंदर से लोग बता देगा आपको, गवर्नमेंट को पता है कि, क्योंकि सारी चीजें कि किसी और का गाड़ी है, कोई और चला रहा है। इतना इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग है चाइना, अपने आप पे बहुत डेवलप है। लेकिन दूसरे के पीछे बैम्बू करने के लिए बैठा है, स्पेशली इंडिया। और हमारा दो माने बिछड़ा हुआ भाई बोलो, बच्चा बोलो, जो बोलो, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनके कारण ही हमारा सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी है। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश का सही होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये बिगड़ा हुआ रहेगा, हमारा सारा खर्चा बिगड़ जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाता है ना, इनके कारण ही रुकते हैं। ये सारा पैसा ये लेके जाते हैं डिफेंस में, यानी उनके देश में नहीं जाते, उनको रोकने के लिए। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है, मैं आपको यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहता। जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये भी जो प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया है, डिप्रेशन सिचुएशंस में कैसे इकोनॉमी को सही रखना है। तो ज्यादा में भी प्रॉब्लम, कम में भी प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम हासिल करो। ठीक है? ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन एक तो बोल भी আমাকে গ্রাফ বুঝতে পেরেছিস? हाँ सर। सर यस सर। ठीक है। ওঠ ওঠ উপরে উঠে ওই একদম ওই সাইডেরটা। तो क्या मतलब निकला फिर? फाइनली एक चीज देख लेते हैं। फॉर ऑल पॉइंट्स बिलो द 45 डिग्री लाइन, प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेसर देन जीडीपी। माने 45 डिग्री के नीचे अगर देखा जाए, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी से नीचे हो जाएगा। एंड फॉर ऑल पॉइंट्स अबव 45 डिग्री लाइन, प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द जीडीपी। वी वुड लाइक इक्विलिब्रियम टू ऑकर एट पोटेंशियल जीडीपी। माने अगर हमें पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचना है, माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने ये जो 45 डिग्री लाइन के नीचे वाला सिचुएशंस बता रहा है, ये 45 डिग्री लाइन है। इस 45 डिग्री के नीचे वाला जो सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशंस में आपका जीडीपी, मैंने देश का जीडीपी मैंने देश का नेशनल इनकम, जो हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ये 45 डिग्री लाइन को दिमाग में रखो। और इसके अबव वाले सिचुएशंस, मैंने ये अबव वाले सिचुएशंस, ठीक है, और ये 45 डिग्री का नीचे वाले सिचुएशंस, समझ में आ रहा है ना? देख 45 डिग्री लाइन जो है वो इस एरिया में ऐसे है। तो ये वाला जो सिचुएशन देख रहे हो, ये 45 डिग्री के अबव का है। और ये वाला जो सिचुएशन देख रहा है, ये 45 डिग्री के नीचे का है। ठीक है? ये दोनों सिचुएशंस को बता रहा है कि ऊपर अगर 45 डिग्री लाइन का नीचे वाला जो हिस्सा है,
ये क्या प्रॉब्लम करता है, और 45 डिग्री का ऊपर वाला हिस्सा क्या प्रॉब्लम करता है, और ये वाला जो सिचुएशन है जो 45 डिग्री के इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, जहां पर कंजम्पशन सेविंग्स एंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इक्वल लेवल में है। इसी चीज को यहाँ पर आपको समझाना चाहता है सर। कि हमें जीडीपी में क्या करना है, बहुत सुंदर करके बताया इसको कि फॉर ऑल पॉइंट्स बिलो 45 डिग्री, माने बाद वाला प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, माने मेरा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है प्लान करके, मैंने जो सरकार प्लान करके इतना मेरे को एग्रीगेट में खर्चा करना है, इज लेसर देन दी जीडीपी। प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेसर देन दी जीडीपी, मैंने जितना मेरा जीडीपी है उससे मेरा खर्चा कम है, मैंने मेरा इनकम से मेरा खर्चा कम है। एंड फॉर ऑल पॉइंट्स अबव 45 डिग्री लाइन is planned aggregate expenditure is greater than the GDP, माने जीडीपी से खर्चा ज्यादा है। So you would like to equilibrium to occur at potential GDP। दोनों ही खराब चीज है, जीडीपी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, माने आपका इनकम है लेकिन आपका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, माने आपका अच्छा हेल्थ नहीं है, आपका अच्छा एजुकेशन नहीं है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन इनकम है आपका। तो ज्यादा इनकम करके भी अगर आपने कोई फैसिलिटीज नहीं डेवलप कर पाया तो उस इनकम का ही क्या फायदा। हाँ सर, अच्छा इनकम करते हो पर अच्छा घर नहीं है, अच्छा इनकम करते हो पर अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अच्छा इनकम करते हो पर अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, अच्छा इनकम करते हो पर अच्छा खाते नहीं हो, क्या करेंगे। पैसा लेके कहाँ मरना है, जाने के टाइम पे लेके जाएगा, जाने के टाइम पे मैंने समझ गया ना, इंसान मरने के टाइम पे पैसा लेके जाएगा ऊपर। कुछ लोग ना मैं देखा हूँ जिंदगी में पैसा देख देख के ही मर जाते हैं, पैसा को बैंक में रख किया या फिर जमीन में खर्चा करके जमीन देखते देखते मर गया, वो जमीन कभी उसका काम पे ही नहीं आया, क्या करेगा। हाँ कुछ अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जाना, जितना देके जाना है उतना रखो, बाकी अपना एंजॉय करो, एंजॉय इन द सेंस लाइफ को सही सही तरह से निभाओ, और अपने बच्चा लोगों को देके जाना भी तो एंजॉयमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि आप ही तो अपने बच्चे को लेके आते हो दुनिया में, तो आप जब जाओगे तो बच्चे को देके ही तो जाना है, नहीं तो आप ऊपर जाके भी शांति में नहीं रह पाओगे। माँ बाप हमें प्यार करते कि नहीं करते, है ना। प्यार क्यों करते हैं, क्यों सोचते हैं हमारे बारे में, क्यों हमारे बारे में एसेट लेते हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि उनको चिंता है, डर है कि हम तो चले जाएंगे। अरे हमारे पहले ही हमारे माँ बाप जाएंगे ना सबका, तो जब वो चले जाएंगे तो जाने से पहले वो चाहते हैं कि कम से कम आप अपना जिंदगी को संवार लो। कोई परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, सबको आगे पीछे जाना ही पड़ता है। बट अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो बच्चा लोग बाद में जाएगा, माँ बाप पहले जाएगा, उनका माँ बाप उससे पहले गया है। ये दुनिया का वास्तव है, नियम है, सबके साथ होगा, किसी के साथ थोड़ा आगे किसी के साथ थोड़ा पीछे। ये बात बोलना आसान है पर सबके साथ होता है, रियलिटी जितना जल्दी रियलाइज करोगे उतना अच्छा। और इस बात को दिमाग में रखते हुए कंट्री को भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि ये कंट्री का भी अगर एक जान हो, माने जान इन द सेंस कंट्री में लोग रहते हैं, लोग का लाइफ है, तो अगर लोगों का लाइफ में कंट्री बना है तो कंट्री का भी लाइफ हुआ। ये कंट्री कोई माने लाइफलेस कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लाइफ से ही तो कंट्री है, अगर लाइफ ना होता तो कंट्री कहाँ से। अगर 140 करोड़ जीवन है तो 140 करोड़ जीवन ही तो भारत बनाते हैं, ये सर नो। अगर 140 करोड़ लोगों का जीवन ना होता, सब मरा होता, तो भारत कहां से होता, कौन बोलता इसको भारत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, आप इमोशनल हो जा रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली देश का विषय इमोशनली होते हैं। जो देश को चलाते हैं उनको अपने करंट सिचुएशंस के बारे में भी सोचना है और नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचना है, देश को आगे लेके जाना है, लेकिन जो अगला अगला पीढ़ी आएगा जो अभी तक जन्मा नहीं है उनके बारे में भी सोच के जाना। तो प्लान ऐसा कुछ मत करो कि आगे जैसे मानो डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग आजकल क्या करते हैं, बात बात में पेड़ काट देते हैं, पानी को जो वाटर बॉडीज है उसको कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं। अब तुम पेड़ काट दोगे तो नेक्स्ट जनरेशन का ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इतना धूल धक्कड़ और इतना पॉल्यूटेड कंट्री में कौन रहेगा। वाटर बॉडीज को अगर बंद कर दोगे तो फिर ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा,
ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को पानी कहाँ से मिलेगा? तो फिर तुम अपना बच्चा जन्म दोगे तो बच्चा 2 दिन में मर जाएगा, तो उसके अच्छा है बच्चा जन्मा ही नहीं। अच्छा है, हमारे पुराने लोग अभी भी देखना बोलता है कि उनके टाइम पे ये सब अच्छा अच्छा था, कि हम लोग के टाइम पे ऐसे टेस्टी खाना मिलता था, हम लोग के टाइम पे इतना पेड़ पौधा था। हाँ, अच्छा अच्छा बात करते हैं ना कि हम लोग के टाइम पे, उस टाइम का बात ही अलग था, उस टाइम का बात ही अलग था। तो उस टाइम पे क्या ऐसा था जो इस टाइम पे नहीं है, और किसने बर्बाद किया? ये जो लोग बोलते हैं ना उस टाइम का बात अलग था, वही लोग बर्बाद किया है। सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर, एग्रीगेट में बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओल्ड जनरेशन ने सभी ने बर्बाद किया, बट एग्रीगेट में बोल रहा हूँ। अगर किसी और ने बर्बाद किया तो मैंने भी तो बर्बाद करने से रोका नहीं। एक एरिया में रोड बनेगा, उस एरिया में जंगल था, तो जंगल को बचाते हुए ही रोड बनाना है, जंगल को काट के रोड नहीं बनाना। हमें घर बनाना है, हमें फॉरेस्ट को बचा के, जैसे मानो ये केष्टपुर एरिया में मुझे तो पेड़ दिखता ही नहीं है, क्यों? पेड़ काट के क्यों घर बनाना? पेड़ बचा के क्यों नहीं घर बना सकते? पूरा कोलकाता शहर देख लो, कंक्रीट का जंगल लगता है। अच्छा, अगर पेड़ काटा जा रहा है तो पेड़ लगाना भी तो पड़ेगा, क्यों नहीं लगाते? फिर बोलेंगे गर्मी बहुत है, बारिश नहीं होता है। मूर्खता समझ रहे हो सर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलिटरेसी लेवल किस लेवल तक का है। डिग्री भरा पड़ा है लोगों के पास, क्या काम का? जब जीने के लिए सोसाइटी नहीं बना सकते, जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉपर सिचुएशन भी नहीं बना सकते, क्या करेंगे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत कुछ समझने वाला बात है सर, ज्यादा मत समझो, ज्यादा समझोगे पागल हो जाओ। चलो, so all the point below 45-degree line planned aggregate expenditure is lesser than GDP, and for all points above 45-degree line planned aggregate expenditure is greater than GDP। तो ना तो जीडीपी से ज्यादा पैसा चाहिए और ना ही कम खर्चा कर पाएंगे। ज्यादा खर्चा करने से लॉस हो जाएगा, लोन लेना पड़ेगा। जिस कंट्री का जीडीपी से खर्चा ज्यादा है, जितना मेरा जीडीपी उससे मेरा खर्चा ज्यादा है, लोन वगैरह ज्यादा है, तो मेरा इकोनॉमी प्रॉब्लम में रहेगा। जिस कंट्री का जीडीपी से मैंने जितना अर्निंग हो जाता है उससे कम खर्चा करते हैं, इसका मतलब वो अंडर डेवलप रह जाएगा। इनकम तो है पर खर्चा नहीं करते सही जगह पे। ठीक है, तो हमें कौन सा लेवल चाहिए? जिस पर्टिकुलर में इक्विलिब्रियम होगा, जो मैं आपको बार बार ग्राफ में दिखाया। ठीक है, एट दैट लेवल द फुल एम्प्लॉयमेंट ओनली एट पॉइंट ई। फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितना रिसोर्सेस है, जितना रिसोर्सेस है प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा कंजम्पशन, मेरा सेविंग्स, मेरा कंजम्पशन सब एक लेवल में आ जाएगा, ना ज्यादा ना कम। सर ये करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ सर, किसी भी चीज को बैलेंस करना सच में डिफिकल्ट होते हैं, पर ट्राई करना चाहिए। थ्योरी में कुछ चीजें बहुत सुंदर दिखता है, रियल लाइफ में इतना सुंदर होना, जैसे सिनारी बनाने के टाइम पे बहुत सुंदर बना लेते हैं, पर वही सिनारी वास्तव में बनाने के लिए उस नेचर को कितना सुंदर रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग सपने में ऐसे सोचते हैं ना कि एक सुंदर सा पहाड़ होगा, झरना होगा, हाँ, पीछे से सूरज उठेगा। इस ये सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये करना इम्पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल है, लेकिन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। भारत में आज भी ऐसे कुछ गांव, ऐसे कोई शहर है जो सच में बहुत ही सुंदर है, लेकिन संख्या में बहुत कम है। जैसे इंदौर सिटी, सिटी में से सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से उसको बार बार मिल रहा है, ग्रीन है, साफ सफाई वाला है। अच्छा, कौन म्यूनिसिपैलिटी साफ सफाई करते हैं? करते हैं, लेकिन एक सिटी को साफ रखने के लिए लोकल को साफ सफाई करना जरूरी होता है। कि तो अगर हम लोग खुद साफ सुथरे हैं तो हमारा सिटी भी साफ सुथरा रहेगा। अगर हम लोग इधर उधर थूकते हैं, इधर उधर सुसु करते हैं, कोलकाता में तो किधर भी देखो चालू हो जाते हैं सब। टॉयलेट भी प्रॉपरली नहीं है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन से उस हिसाब से कुछ नहीं है। पूरा बड़ा बाजार ही मुफ्त खाना बना के रख दिया। ऐसे ही वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि मैं सीरियसली, बड़ा बाजार में मेरा ऑफिस है पापा का, तो बचपन में जब मेरे को टॉयलेट आता था ना, मैं बोलता था पापा, तो जो बाकी लोग होते थे,
बेटा पूरा बड़ा बाजार ही एकदम टॉयलेट ही है, तुम जहां मर्जी टॉयलेट कर। अब ये लोगों का मेंटेलिटी इतना बर्बाद हो गया है, क्या शहर बनेगा। कुछ दिन बाद कोलकाता भी आ जाएगा, ऐसे कोलकाता भी डार्टीएस्ट सिटी के लिस्ट में है। मैं लाहौर का क्या बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों में कोलकाता भी दूध डार्टीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसका भी नाम शामिल हो जाएगा। अब लोगों में ही तो शहर बना है, समझ में आ रहा है। क्या तुम लोग क्या समझ रहे हो पता नहीं सर, कोशिश तो पूरा करो। हाँ सर बोलिए। ठीक है, तो कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मैंने समझ रहे हो, जो रिसोर्सेज है प्रॉपरली यूज करना है, उस रिसोर्सेज को प्रॉपरली सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉपर जॉब क्रिएट होगा, प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, सबको नौकरी मिलेगा। अगर नेता लोग करप्टेड ना होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और पब्लिक सबसे ज्यादा करप्टेड, गलत लोगों को चूज करता है। क्यों नहीं, मेरा पापा टीएमसी करता है तो मुझे भी टीएमसी करना पड़ेगा, मेरा चाचा सीपीएम करता है तो मुझे भी सीपीएम करना पड़ेगा। ऐसा कहाँ लिखा है? मेरा पापा क्या करते हैं, मेरा चाचा क्या करते हैं, इससे मेरा वोट का क्या लेना देना। क्यों मैं अपने मर्जी से वोट नहीं दे सकता? बचपन में जब वोट देने का टाइम आया, घर पे सब बोला कि इसी पर्टिकुलर बटन में वोट दबाना। मैं बोला क्यों, मुझे वो पार्टी पसंद नहीं है, मुझे चेंज करना है। बोलते नहीं ऐसा नहीं चलेगा, घर पे ही गुंडा करते, बाहर तो छोड़ ही दो। मैं बोला वोट देने के टाइम पे तो आप लोग नहीं रहोगे, तो मैं अपनी मर्जी नहीं दूंगी, नहीं दे सकते। मुझे दिख रहा है, फिर भी चमचागिरी क्यों करे, चमचागिरी नहीं, मेरे पापा को बेनिफिट होता है उस पार्टी का वोट देने से, उस पार्टी के सपोर्ट से। मेरे पापा को बेनिफिट है, पापा बिजनेस करते हैं ना, पापा को बेनिफिट। पार्टी की दया से मेरा पापा का घर चलता है। कहाँ लिखा रे, पार्टी जन्म दिया था पापा को, पापा अपने मेहनत से बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन लोगों को लगता है कि पार्टी, उस पार्टी को सपोर्ट करो तुम्हारा अच्छा चलेगा। गड़बड़ सोच नहीं लगता, दो चार पैसों के लिए। इसीलिए करप्टेड नेता चुनते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। क्या समझे? तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिटिक्स को भी सही होना पड़ेगा। बोलना आसान है, बोला ना, करना आसान नहीं है। क्योंकि हम बोल तो देते हैं, थ्योरी में लिख देते हैं केन साहब, लेकिन करने के टाइम पे चाचा भतीजा दिख जाएगा। चाचा भतीजा समझ गए, वोट का बात कर रहा हूं। तब आप सही लोगों को चूज नहीं करोगे, करप्शन कभी बंद नहीं होगा, सही डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का चिंता ही छोड़ दो। और नेता का घर बनेगा, नेता का गाड़ी बनेगा, नेता का बेटा सब सरकारी नौकरी में या जो भी पोजीशन में होगा। आपको क्या मिलेगा? वही जाके भीख मांगा की तरह, कभी 5,000 कभी 10,000, और झंडा पकड़ने का पैसा, नहीं तो डिम भात बंगाल में चलता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का आशा कर नहीं सकते, भले ही केंद्र साहब कितना अच्छा अच्छा थ्योरी लिख के जाए। ठीक है, चलो। तो सर आम पब्लिक के लिए सॉल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है, एडुकेटेड होना पड़ेगा। एडुकेटेड बने डिग्री नहीं, सोचना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और जब तक नहीं समझेगा, कब समझेगा बोल दो? इंसान तो, या तो वो बोलते हैं ना, हाथों का भूत लाथों पे मानता है ना। बोलते हैं ना, बातों का भूत लाथों पे मानता है। मैंने जब बात से बात नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? लात पड़ेगा। लात कैसे होते हैं? हालात मारेगा, हालात समझते हैं? जब बोलते हैं सीधा उंगली से बात नहीं बनता है, हालात के मारे सब खत्म हो जाएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दीवार में पीठ सट जाएगा, तुम और ना तो आगे बढ़ सकते हो ना तो पीछे जा सकते हो। तब क्या होगा? तब फालतू में समाज में प्रॉब्लम बढ़ेगा, रिवॉल्यूशंस होगा, उसी में से कोई अगर दो चार गोली खा लेगा वो नेता बन जाएगा। ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सर सॉल्यूशन यही है, किताब से बाहर आना पड़ेगा। किताब से बाहर नहीं, किताब में जो पढ़ते किताब हो उसको से, बाहर सोचना पड़ेगा। हाँ दुनिया, सर दुनिया से किताब आया है, किताब से दुनिया नहीं आया है।
किताब और दुनिया को मार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, और वास्तव देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज जो होना चाहिए वो सेल्फिशनेस को साइड करना पड़ेगा। वो जो मन का अंदर का स्वार्थीनेस है ना, वो कौन सी किताब में लिखा है कि स्वार्थी बनना है? दुनिया का हर बड़ा किताब खोल लो, हर जगह में तो सेल्फलेस होने बोला है, सेल्फिश तो कहीं नहीं होने बोला। कितना भी धार्मिक किताब होते हैं ना हम लोगों का, सभी किताब हमें सेल्फलेस बोलते हैं ना, त्याग सिखाते हैं। लेकिन कहाँ सीखे हम लोग तो सेल्फलेस नहीं, सब सेल्फिश ही तो बने। चलो, आशा करते हैं कि आप लोगों को ग्राफ, ग्राफ का यूटिलाइजेशन और ग्राफ का मतलब क्लियर होगा। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम का बात आ रहा है, बार बार मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सभी बातें समाज से जुड़ा हुआ है। एक बात आप लोग दिमाग में भर लो कि इकोनॉमिक्स कोई मैथ्स नहीं है, या इकोनॉमिक्स कोई मैथमेटिकल पेपर नहीं है, या मैथ्स अगर है भी ना, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये एक सोशल वेलफेयर साइंस है। ये सारा मेहनत एक ही काम के लिए होते हैं, सामाजिक वेलफेयर। जिसके लिए इतना मेहनत, केन्स क्या कर रहा था? डिप्रेशन से सोसाइटी को बाहर ही तो निकालना चाहता था। और क्या किसके लिए इतना मेहनत किया? और उस सोच को ग्राफिकली प्लॉट किया, कुछ इक्वेशन से प्लॉट किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो उसी को बोलते हैं। An important point to remember is that Keynesian equilibrium with equality of planned aggregate expenditures and output did not take place at full employment if the aggregate expenditure line intersects the 45-degree line at the level of potential GDP. समझ गए? 45-degree लाइन पे जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मैच कर रहा है, उस पॉइंट में हमें क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम मिलता है। माने मेरा जीडीपी इतना है जिसपे मेरा खर्चा निकल जाए, मेरा इनकम इतना है जिसपे मेरा खर्चा निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम। देन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम माने जितना जरूरत है उतना जॉब है, जितना जॉब है उतना पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उतना इनकम है, उतना खर्चा है, सब कुछ एकदम इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे मार्केट में कोई रिसेशन नहीं होगा। रिसेशन माने, रिसेशन को हिंदी में बोलते हैं मंदी, या बांग्लाते बोले मंदा, माने बाजार खराब, যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে। कॉमन मैन क्या बोलते हैं इसको? बाजार खराब। समझे? उसी बात को बोलते हैं कि दादा कैसे चल रहा है? एकदम एकदम मार्केट नहीं है, सब बहुत खराब चल रहा है काफी दिनों से। इसका मतलब समझ लो रिसेशन। रिसेशन से क्या आता है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब मार्केट में इनकम नहीं होगा तो जॉब क्रिएशन कहाँ से होगा? मेरा धंधा चलेगा तभी ना मैं 4 लोगों को काम पे रखूंगा। जब मेरा धंधा ही नहीं चलेगा, अच्छा धंधा मेरा क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो मेरे को पैसा देने के लिए झिझक रहा है, मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए झिझक रहा है। लोगों के पास क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा क्रिएट नहीं हो पा रहा है, अर्निंग का सोर्स नहीं बन रहा है। अर्निंग का सोर्स क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज इकोनॉमी का प्लानिंग में गड़बड़ है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश दिमाग में रखो, समझ में आ जाएगा। पैसा क्या पेड़ पे उगता है? हाँ, लेकिन पेड़ लगाना है। ये पैसा का पेड़ वैसा पेड़ नहीं है जैसे फूल पत्ता का पेड़ होते हैं। ये पैसा का पेड़ मतलब जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से पैसा उग सकता है, वो पेड़ का जन्म देना पड़ेगा जिससे पैसा बनता है। ऐसे पैसा पेड़ पे उगता है तो खेती होता है, खेती का प्रोडक्ट बेच के लोगों को पैसा नहीं मिलता। एप्पल का पेड़ लगा के लोग एप्पल नहीं बेचते हैं, आम का पेड़ लगा के लोग आम नहीं बेचते, तो आम बेच के पैसा नहीं मिलता है। तो पैसा क्या पेड़ पे उगता है? क्या बोलेगा, हाँ या ना? हाँ, पैसा पेड़ पे ही उगता है, लेकिन सही पेड़ लगाना पड़ता है। ये जो मुहावरा है गलत है। घर पे बोलते हैं ना, टाका गाছে फले नाকি? हाँ, टाका गाছে ही फले, लेकिन सही गाछ लगाना पड़ता है। सो अगर रिसेशन होगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इज एट ए नेचुरल रेट, नेचुरल रेट में अनएम्प्लॉयमेंट होता जाएगा। बट देयर इज नो गारंटी दैट द इक्विलिब्रियम विल occur at the potential GDP level of output. The economy can settle at any equilibrium which might be higher or lower than the full employment equilibrium. The employment can settle, the economy can settle at any equilibrium which might be higher or lower of the full employment equilibrium.
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माने उस कॉन्सेप्ट को बताते हैं जिस पॉइंट में किसी को जॉबलेस सिचुएशंस देखना नहीं पड़ेगा, बट ये रियल में होना थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इक्विलिब्रियम थोड़ा हायर या लोअर में हो सकता है। अब इसमें एक गैप क्रिएट होता है। इन्फ्लेशन क्या है समझ रहे थे? इन्फ्लेशन माने महंगाई। महंगाई कब होता है? महंगाई होने का दो रीजन है। अगर प्रोडक्शन नहीं है किसी चीज का तो सप्लाई नहीं है, मानो प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगा, और सप्लाई कम होगा और मानो डिमांड है। से फॉर एग्जांपल हम लोग घर पे खाना क्या खाते हो? चावल खाते हैं कि रोटी खाते हैं? दोनों खाते हैं। अब मानो चावल का प्रोडक्शन कम हुआ लेकिन लोग चावल खाते हैं, चावल रिलेटेड चीजें खाते हैं। अब अगर चावल का प्रोडक्शन ही कम होगा लेकिन लोग तो खाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड, सप्लाई नहीं है डिमांड है, तो दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसे हालत में मानो कि लोगों के हाथ में भर भर के पैसा है लेकिन प्रोडक्ट के सप्लाई नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत है। तो अगर कम प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है और लोगों के हाथ में पैसा का सप्लाई है, तो जितना पैसा है वो सभी चीजें लेके मार्केट में जाएगा। तो दुकानदार बोलेगा जिसके पास पैसा है उसको देंगे, जो ज्यादा देगा उसको देंगे। तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल केस में चावल का दाम चल रहा था 50 टका केजी, लेकिन चावल का पहले क्या फिनोमेना क्या हुआ? राइस का प्रोडक्शन फॉल हो गया, राइस का प्रोडक्शन गिर गया, तो नॉर्मल में 50 का चीज मानो 70 टका केजी में बिक रहा था। अभी 70 टका केजी ऐसे ही जला हुआ हालत है। अब इस जले पे नमक छिड़वाने के लिए लोगों के हाथ में ऑलरेडी मानो पैसा का फ्लो था। अब ऐसे हालत में जिसके पास भी ज्यादा पैसा है वो हर कोई जाके जो मिनिमम राइस मार्केट में अवेलेबल है उसको खरीदना चाहता है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं ज्यादा कलेक्ट करके रखूंगा, प्रॉब्लम में काम आएगा। तो जिसके पास भी ज्यादा पैसा वो ज्यादा पैसा लेके जब सप्लाई कम वाला चीज को खरीदता है और जिसका डिमांड हाई है, यही 70 का चावल 100 रुपया केजी में पहुंच जाएगा। तो कहाँ 50 था नॉर्मल में, फिर थोड़ा डिमांड सप्लाई गैप हुआ तो 70 हो गया। फिर उसी 70 को खरीदने के लिए और भी लोग पैसा लेके, अगर पैसा मार्केट में अवेलेबल है तो और भी लोग पैसा लेके आ गया। फिर वो बोलेगा कि नहीं हम 70 नहीं 80 टका देंगे तुम दो, तो दुकानदार बोलेगा भाई जिससे ज्यादा मिलेगा उसी को देंगे, क्योंकि ये दुकानदार का बेसिक नेचर होते हैं। ऐसा करते करते 50 का चावल 100 पे पहुंच जाता है, और इस घटना को इन्फ्लेशन या महंगाई बोलते हैं। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करते हैं? इस घटना को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करते हैं? सरकार जो पैसा का सप्लाई ज्यादा था उसको कम करने का कोशिश करते हैं। इसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगा? बैंक के थ्रू से जो लोन मिलता था लोगों को वो कट कर देगा, लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो जाए। और जैसे ही पैसा कम हो जाएगा फिर लोग पहले से कम खर्चा करेगा। लेकिन अगर फिर भी प्रोडक्शन में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो महंगाई थोड़ा बना ही रहेगा। माथा ढुक से बात माथा में जा रहा है ना कि महंगाई कैसे होता है। पहला रीजन डिमांड सप्लाई मैंने प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद पैसा अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा रह गया हो, ऐसे हालत में लिमिटेड प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारा लोग भागते हैं, और फिर जैसे ही उसको भागा फिर उसका दाम बढ़ गया। फिर इतना बढ़ जाता है कि आप और कॉमन मैन और खरीद ही नहीं पाते। फिर कॉमन मैन को फिर से सुविधा देने के लिए सरकार को फिर इंटरेस्ट लेवल में चेंज करना पड़ता है। इजी पैसा मार्केट में बंद कर दिया जाता है, फिर बैंक का लोन बढ़ा देगा, इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ताकि आपको सस्ता में लोन ना मिले। तो ये सब है, ये सर इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है डिफ्लेशनरी गैप। क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप? If the aggregate demand is for an amount of output less than the full employment level of output, if aggregate demand is for an amount of output less than the full employment level of output, then we say there is a deficient demand. माने डिमांड में कमी है। If aggregate demand is for an amount of output less than the full employment level, माने जितना full employment है उससे डिमांड थोड़ा कम है। इसका मतलब मार्केट में डिमांड डेफिसिट है, माने जितना लोगों को माने खरीदना चाहिए था, जितना लोगों को
डिमांड करना चाहिए था उतना नहीं है। डिफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप। Recessionary gap, also known as contractionary gap, arises in the Keynesian model of the macroeconomy when the equilibrium level of aggregate production achieved in the short run falls short of what could be produced at full employment. Recessionary gap occurs when economy is in a business cycle, contraction or recession. माने सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, जब देश में महंगाई बढ़ता रहता है, धीरे धीरे क्या होगा, ये महंगाई से ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लोग ज्यादा पैसा खर्चा मैंने कम चीजों के पीछे खर्चा कर रहा था, अब ऐसा होगा कि प्रोडक्शन लेवल खत्म हो गया, फिर सबको ही क्या करने लगेगा, जैसे ही महंगाई बढ़ जाता है बिजनेस खराब होने लगता है। जैसे अगर बाजार में पहले 50 टका केजी चावल चल रहा था, फिर 50 टका से वही चावल नेसेसिटी है 100 में पहुंच गया है, अब तुम बोलो कि अभी धीरे धीरे पहले से कम लोग चावल के पीछे जाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा, है ना। अगर सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिलता है तो फिर गरीब होता जाएगा, शरीर भी बर्बाद होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि लोगों के हाथ में लोगों का नॉर्मल बिजनेस भी खराब होगा। जो लोग पहले 50 टका 60 टका केजी में प्रोडक्ट बेच रहा था, अब 100 टका केजी में कब तक, क्योंकि अब लोगों के हाथ में भी तो इनकम नहीं रहेगा। अब लोगों के हाथ में इनकम नहीं रहेगा तो वो 100 टका केजी का चावल खरीदने नहीं आएगा। अगर पैसा होता तो उसको महंगाई नहीं बोलते। अगर 100 टका केजी चावल हर कोई खा सकता था तो फिर उसे महंगाई बोलेंगे क्या? महंगाई कब बोलते हैं? जब चीजें दाम ज्यादा हो और मेरे पास पैसा कम हो। तो ऐसा करते करते जब लोगों के हाथ में और पैसा ही नहीं रहेगा और दुकानदार का भी बिजनेस नहीं चलेगा, अब दुकानदार क्या फील करेगा? मंदा या रिसेशन। और इसी घटना को कहते हैं डिफ्लेशन। दैट मीन्स अब लोग और खरीदने ही नहीं आएगा, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा? गायब। दुकानदार बैठे रहेगा लेकिन खरीदार नहीं आएगा। क्यों? लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। और महंगा चीज खरीदने क्यों आएगा? और लोगों के हाथ में पैसा होता तो महंगा नहीं लगता। अब ऐसे हालत में प्रोडक्शन का भी इशू है, यानी मार्केट में प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा भी नहीं है। अब धीरे धीरे डिफ्लेशन बनता जाएगा, रिसेशन बनता जाएगा। इसको कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं। और इस चीज पे अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? रिसेशन। और उसी रिसेशन से बन जाएगा धीरे धीरे डिप्रेशन। सब डिप्रेस हो जाएगा। खाने वाला खाएगा नहीं, बेचने वाला बेच नहीं पाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? खाने वाला खा नहीं सकता, बेचने वाला बेच नहीं सकता, पूरा इकोनॉमी खत्म। इस घटना को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। और ये डिफ्लेशनरी गैप किस पॉइंट पे बनता है? जब डिफिशिएंट डिमांड में जब डिफिशिएंट हो जाए। मैंने तुम डिमांड ही नहीं करते यार, डिमांड करेगा फिर सप्लाई का कोशिश होगा, डिमांड ही खत्म, मर गए, मैंने जीने का इच्छा ही नहीं है। डिप्रेशन में जब चले जाते हैं कोई, तो बाहर नहीं निकलना चाहता ना डिप्रेशन से। डिप्रेशन में बंदा बाहर नहीं आना चाहता। क्यों? कितना भी अच्छा अच्छा बात कर, नहीं हमको नहीं खाना है, नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, डिप्रेशन में हो। इकोनॉमी का भी ऐसे ही होता है, कितना भी पैकेज सर दे क्यों दे। होता है? हाँ, सर डिप्रेशन क्यों होता है सर? कौन सा शरीर का डिप्रेशन का बात कर रहा है? हाँ सर, शरीर का मतलब देश का डिप्रेशन क्यों होता है? शरीर क्या का, कारण? वही तो मैं बोला कि जब इकोनॉमी इतना नेगेटिविटी सह लेगा तो और उसको वहां से मैंने हर चीज में वो नेगेटिव ही देखता है। और हालत भी सही करने के लिए कोई मैंने कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, मैंने काम कर भी नहीं रहा है। और जैसे वार सिचुएशन, कोई वार लड़ना नहीं चाहता, फिर लड़ तो रहे ना। तो वार कर करके क्या होगा? तो बांग्लादेश मारपीट सर कर क्यों रहा है। क्यों, क्यों और लड़ना चाह रहे हैं सर? इसके पीछे दो तीन चीजें काम करते हैं जो तो पूछना चाहता है। ताकत का लड़ाई, ठीक है। और बिजनेस का लड़ाई। नहीं नहीं, वही बिजनेस मैंने बेसिकली मैं बड़ा बनूंगा, बाकी सबको मैं अपने पैरों तले रंगूंगा। ठीक है, ये पूरा दुनिया एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण ही मैंने प्रॉब्लम में पड़ता है। क्या? कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, मेरा चीज सही है, तुम्हारा चीज गलत है। दूसरे को कम दिखाना, दूसरे का चीज को कम आंकना, और दूसरे को मैंने अगर किसी का कल्चर थोड़ा अलग हो उसको पूरा साइड करना है, मेरा कल्चर सही है, तुम्हारा कल्चर गलत है। या जबरदस्ती दूसरों के देश में घुस के उसके ऊपर अपना कल्चर थोप के उसका कल्चर को खत्म करना।
देख लो इतिहास, धर्म को बीच में मत खींचना। इतिहास देख लो प्लीज, इसमें धर्म को मत खींचना। क्योंकि धर्म को खींचने क्यों मैंने मना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने मन ही मन में थोड़ा कलेश पैदा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली सोचो कि पूरा दुनिया में जितना भी कम्युनिटी है सबको एक ह्यूमन बीइंग समझो। और ये ह्यूमन बीइंग का कम्युनिटी, उसका जात मत देखो कि वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है कि यहूदी है कि क्या है, ये मत देखो। बस देखो कि वो इंसान है, और वो एक देश का इंसान दूसरे देश के इंसान के साथ क्या कर रहा है। ये चीज तुम देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा, मुझे ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं। ठीक है। ये जबरदस्ती अपना ताकत किसी और पे थोपने का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब तुम इसको बिजनेस मानो, पावर मानो, ठीक है, एक चोटिया कॉन्सेप्ट मानो, जबरदस्ती, इसी के कारण सब चीज प्रॉब्लम होता है। और बाकी कुछ चीजें तो नेचुरल भी हो सकता है, लाइक फ्लड आ गया, भूकंप हो गया, नेचुरल कॉजेस भी है, और कुछ मैन मेड कॉजेस जैसे कि वार सिचुएशन एंड एटसेट्रा, है ना। माने मैंने बेसिकली आप बोल सकते हो कि वीक मानसिकता, कलुषित मानसिकता, या फिर आप ऐसे बोलो कि इलिटरेट माइंड। इलिटरेट माने पढ़ा लिखा नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, सही शिक्षा नहीं है ये प्रॉब्लम। तुम्हारे पास बिना डिग्री का भी तुम सही इंसान हो सकते हो। इंसान बनने के लिए डिग्री का जरूरत नहीं। जितना लोग बर्बादी की हालत में, सब एडुकेटेड है। जो बड़ा बड़ा वार कर रहे हैं, उसका जो थिंक टैंकर है, सब एडुकेटेड है। हेलो आशीष, কারেন্ট তো আছে। আচ্ছা আয় আমি আসছি। ठीक है सर। अच्छा तुम लोग 1 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। हो ही गया आज का क्लास, 1 सेकंड बैठो, मैं अभी आता हूँ। हेलो।
कोई आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आवाज आ रहा है। ओके यस सर। ओके सर, चलो क्लास को कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसके बाद मैम का क्लास है आप लोगों का, स्पेशली सीए लोगों का। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या हुआ? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, आप एक चीज ख्याल करो, ये आपका सी प्लस एस हो गया, माने कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इनकम लाइन हो गया 45 डिग्री में। आपका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ही देखो आप नीचे रह गया, ठीक है, माने आपका इनकम प्रॉपरली हो नहीं रहा है, आपका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का डिमांड, माने इनकम अगर है भी ना, इनकम अगर है भी तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं है, मे बी ड्यू टू प्रोडक्शन इश्यूज एंड एवरीथिंग। तो आपका इन सी प्लस एस माने वाई लेवल जो है यानी 45 डिग्री लाइन के नीचे ही ये पूरा सिचुएशन है, जो यहाँ पर एफ से जी वाला सिचुएशन दिया है। ये एफ एंड जी वाला सिचुएशन क्या है कि आपका इनकम से भी आपका डिमांड कम है, माने इनकम है पर डिमांड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे वो डिफ्लेशन की तरफ चला जाएगा, इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन में चीजें सर महंगा होता एम है। और क्यू क्या है सर? ये एम कौन और सा? क्यू क्या है? ये जो एम और क्यू ये आउटपुट और है, ये प्रोडक्शन लेवल है। एम और क्यू है प्रोडक्शन लेवल। जैसे एम जो था ये इक्विलिब्रियम था, क्यू माने प्रोडक्शन तो हो रहा है, माने आउटपुट हो रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से कमती हालत में, क्योंकि डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट तभी जनरेट होता है जब मार्केट में डिमांड ही नहीं रहता। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो पर अगर जॉब नहीं है, पढ़ाई कब तक करोगे? छोड़ दोगे ना, पढ़ने का डिमांड खत्म हो जाएगा ना, जैसे बहुत लोग छोड़ देते हैं बीच में, वैसा ही। सर ये जो एरो है जी के ऊपर में, सर ऊपर थोड़ा चलिए ना। हम्म। ये जो एरो है इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे ये जो जी के साइड में जो एरो है हाँ, जी दिखा के रहा है। साइड में जो एरो है बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये डिफ्लेशन का एरिया दिखा रहा है। अच्छा। ये पूरा एरिया इनकम है पर डिमांड नहीं है, तो पूरा एरिया जो है आपका डिफ्लेशन सिचुएशन बना रहा है, माने देयर इज नो डिमांड, बेसिकली डिमांड ही नहीं है मार्केट। और ये जो ऊपर वाला सर जो लाइन दिया हुआ है डॉट डॉट करके, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दो सिचुएशंस दिया हुआ है इधर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का एक फर्स्ट सिचुएशन एंड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का एक सेकंड सिचुएशन, माने एक इक्विलिब्रियम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और एक थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, दोनों में कुछ भी नहीं हो रहा है, माने इक्विलिब्रियम भी नहीं हो रहा है। अगर इतना भी हो जाता, अगर इस लेवल में भी रह जाता कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का, तब भी थोड़ा इक्विलिब्रियम रह जाता, माने बेसिक भी नहीं कर पा रहे हैं, तभी जाके डिफ्लेशन होता है। मैंने डिमांड कम हो रहा था समझ में आ रहा था, लेकिन इतना कम कि जो डिफ्लेशन करा दे। डिमांड कम हो रहा था वो समझ में आ रहा है, फिर डिमांड इतना कम हो गया कि वो डिफ्लेशन में चला गया। मैंने आपके पास पैसा भी होगा ना तो पैसा का मोल ही नहीं रहेगा। ये full employment level of output for the economy to be full employment equilibrium, aggregate demand should be Q into F. If the aggregate demand is Q into G, in respect of situations of deficient demand, resulting deflationary gap is FG. Firms will experience unplanned build-up and inventories of unsold goods, and they will respond by cutting production and employment, lead to decrease in output and income until the underemployment equilibrium is reached at E. That means कहना ये चाहता है कि आपके पास चीजें तो हैं, जैसे मानो आपने बहुत सारा चीजें बना लिया, अनप्लान्ड बिल्डअप इन्वेंटरीज, माने आपके पास स्टॉक बढ़ गया है लेकिन खरीदने का नहीं, जैसे चाइना में ऐसा सिचुएशन हुआ है, चीजें बन लिया है लेकिन खरीदने के लिए कस्टमर नहीं, ठीक है, बहुत जरूरत से ज्यादा कर लिया। अनसोल्ड गुड्स है पर कोई खरीदार नहीं है क्योंकि अनसोल्ड बढ़ जाएगा, एंड दे विल रिस्पॉन्ड बाय कटिंग प्रोडक्शन। अब क्या करना होगा, धीरे धीरे फर्दर प्रोडक्शन को कट करना होगा, और जैसे ही फर्दर प्रोडक्शन कट करोगे अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ेगा, है ना, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम में आना, मतलब ज्यादा भी प्रॉब्लमेटिक, ज्यादा इनकम हो गया, ज्यादा खाना बना लिए, अब ज्यादा खाना बना लिया तो फिर बाद में उतना खाने का लोग नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है, इसीलिए एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, सारा सिचुएशन ही कंट्रोल कर लिए, एक्सपोर्ट का भी सिचुएशंस में लिमिट लग गया है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा है। अब जो तभी सर, एक्सपोर्ट, हाँ तब भी सर, जैसे कि अगर तब भी एक्स्ट्रा बचा है तो उसको भी तो सर काम में लगा सकते हैं ना, जैसे वो भी तो सर यूज हो सकता है, अरे सर मतलब तुम हर नहीं एक समझ कंट्री रहे में हो, नहीं भाई, बाहर में, नहीं, क्योंकि कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। जैसे जवान चाइना ने, जो देखो जो चीज बाहर बिक सकता है उसको जरूर बेचेंगे, लेकिन जो बेच नहीं सकते, अब बाहर भी मानो खरीदार नहीं है, ये बात तो मैं किसी एक कंट्री का बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा ओवरऑल हर एक कंट्री का बात कर रहा हूँ। अब बाहर में भी डिमांड नहीं है ना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इन माने डिमांड में कमती है।
अब डिमांड में कमती मैंने क्या, मैं अपने देश का ही बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड डिमांड नहीं, यानी किसी के पास पैसा नहीं है खरीदने का, या डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा, घर का लोग भी नहीं खरीदेगा, बाहर का लोग भी नहीं खरीदेगा। वो सिचुएशंस का बात कर रहे हैं। चाइना में इतना रियल एस्टेट बना है, मैंने इतना घर बन गया, फ्लैट बन गया कि खरीदने वाले लोग नहीं है, भर भर के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फांका पड़ा हुआ है, और लास्ट 5 से 10 साल हो गया कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अब क्या करेगा, उतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट दिखता तो है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। और अगर बात एक्सपोर्ट का भी हो, तो बाहर के देशों में भी वो डिमांड नहीं है सर। इसलिए सर ज्यादा है, मेरे मुझे लगता है कि दाम मतलब रियल स्टेट को इतना ज्यादा कॉस्टली कर दिया है वो लोग, क्योंकि चाइनीज पीपल जो है उनका मेंटेलिटी नॉर्मल रहने का है मतलब। तो अब आम आदमी मतलब सोच रहा है यही कि मैं क्यों इतना इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों इतना कॉस्ट मतलब लगाऊं। आम आदमी के पास तो पैसा है, लेकिन खरीदने मतलब उतना वो लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहता है, मतलब वो खरीदना नहीं चाहता क्योंकि जीना वो नहीं चाहते, नहीं से बेसिकली इतना महंगा कर देने से वही पहले इन्फ्लेशन बना, ठीक है, सिंपल बात है, पहले इन्फ्लेशन बना, फिर प्रॉब्लम हो गया कि प्रोडक्शन में इशू हो गया, फिर वो डिफ्लेशन में बदल रहा है। ऐसे चाइना में डिफ्लेशन नहीं है, पर चाइना में यहाँ पर बात इन्फ्लेशन का हो गया। कुछ कंट्री है जैसे मानो ब्राजील में प्रॉब्लम हुआ था, अर्जेंटीना में प्रॉब्लम हुआ है, कोलंबिया में प्रॉब्लम हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली बता दूंगा कि कौन से कंट्रीज में ऐसे सिचुएशंस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखने को मिला है। अभी मैम का क्लास है, मुझे आज का क्लास इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग प्लीज एक काम करना, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इसको सर एक इन्फ्लेशन के ऊपर सर एक क्वेश्चन था सर। अभी नहीं बोल पाऊंगा जैसे ऋतिक, सुन सुन बात अच्छा, सुन, अभी नहीं ठीक है बोल पाऊंगा, ठीक है बोला ना, अभी अभी मैम का क्लास है, ठीक है। ठीक है अभी सर, मैम का क्लास है, जिन लोगों का मैम का क्लास है वो लोग ज्वाइन करेगा, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मैं तुम ठीक लोगों है का सर, ठीक। मन में क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज हमारा भी कुछ लिमिट होता है, वो लिमिट को हमें कंट्रोल करने दो। आप लोग एक घर पे काम करना सर, ये जितना न्यूमेरिकल्स है इसको थोड़ा ट्राई करना, समझ में आएगा, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। प्लीज इसे ट्राई करें। और अगर आप लोग इतना सारा टॉपिक समझ में आए ना, तो बाकी का जो ग्राफ है इसको एक बार देखना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर फिर भी चलो नेक्स्ट क्लास और एक क्लास लग जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैं हड़बड़ मैंने जल्दी से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर।